हेलो एवरीवन, दिस इज प्रमिति क्लासेस। गाइस, आज हम जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 पे। हमने लास्ट चैप्टर में बात करी थी कि अर्थ कैसे बना होगा, यूनिवर्स कैसे बना होगा। हमारा क्लास 11th एनसीईआरटी पढ़े थे ज्योग्राफी का फॉर आवर यूपीएससी एग्जाम। और आज हम जा रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 पे। सो आज हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में बात करें। गाइस, ये वीडियो जो है मेरी कल अपलोड होनी थी, लेकिन आई एम रियली सॉरी, मैं आज अपलोड करी है सैटरडे को इंस्टेड ऑफ फ्राइडे, क्योंकि मेरा माइक खराब हो गया। तो आज हेडफोन से काम चलाएंगे हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के हमारे वीडियो पे। अर्थ के इंटीरियर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। हम सबसे पहले बात करते हैं कि अर्थ का रेडियस कितना, जो अर्थ की जो पूरी गोलाई है वो कितनी, रेडियस क्या होता है। गाइस, मैथ्स में पढ़ा होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल से इतना रेडियस होता है, और ये पूरा मतलब डायमीटर हो गया, मतलब ये हमारा रेडियस है। सो अर्थ का जो रेडियस है वो हो गया 6378 किलोमीटर, मतलब जो अर्थ कितना बड़ा है, ठीक है। इंटीरियर कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड और सैंपल। नाउ गाइस, अर्थ के अंदर क्या है वो हमें कैसे मालूम करना जा तो सकते नहीं है, तो डायरेक्टली तो ऑब्जर्व नहीं ही कर सकते, बट या कुछ कुछ सोर्सेस है जिससे हम पता कर सकते हैं कि अच्छा अर्थ के अंदर ऐसा ऐसा चीज होगा, ठीक है। नो एक्सेस टू कोर और डीप लेयर्स, एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। सो गाइस, अर्थ के नीचे एक्सट्रीम प्रेशर और एक्सट्रीम नो टेम्परेचर कंडीशंस है, तो हमें कोई एक्सेस नहीं है कोर या डीप लेयर्स पे। हम बस बैठ के कुछ सोर्सेज को, चीज़ों को देख के बेसिकली एनालिसिस करते हैं या एस्टिमेट करते हैं कि अच्छा अर्थ के ऐसा होगा। लिमिटेड डेप्थ ऑफ ड्रिलिंग एंड माइनिंग है, नॉलेज मेनली बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स एंड इन्फ्लुएंसेस। सो गाइस, हमें जितने भी नॉलेज मिल रही है वो बेसिकली एस्टिमेट्स और इन्फ्लुएंसेस पे है। और अगर हम खोद के पता कर भी रहे तो ड्रिलिंग और माइनिंग पे है, एक लिमिटेड डेप्थ तक ही जा सकते हैं, उससे नहीं ज़्यादा खोद नहीं सकते हैं, लेकिन नीचे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो डेटा इज अप्रॉक्सीमेट एंड कंटिन्यूसली इवॉल्विंग। तो हमें जितना भी डेटा अगर हमें मिल भी रहा है गाइस, तो वो अप्रॉक्सीमेट है, एस्टिमेट्स की बेसिस पे है, और वो कंटिन्यूसली इवॉल्व करता है। तो सर दिस इज हाउ हम कैसे अर्थ का पता कर रहे हैं, कुछ सोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमें एक्चुअली में नहीं मालूम है, बट साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा इसमें काम कर लिया है और हमें इसलिए अर्थ की लेयर्स के बारे में मालूम है। डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन के बारे में हम जाते हैं गाइस। सबसे पहला कि अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता करने के लिए जो हमें डायरेक्ट सोर्सेज मिलेंगे, अच्छा इससे तो हम तुरंत पता कर लेंगे कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है। सबसे पहला आता है हमारा सरफेस रॉक्स। तो भाई रॉक जो हमें ऊपर मिल रहे हैं, जो हमें इजीली अवेलेबल है, मटेरियल्स जो हमें इजीली अवेलेबल है, ऊपर ही रॉक्स जो हमें मिल रहे हैं, ठीक है, उससे हम देख के पता कर सकते हैं कि अच्छा अर्थ का इंटीरियर कैसे होगा, ठीक है। रॉक्स ऑब्टेन फ्रॉम माइनिंग एरियाज में जो रॉक्स मिल रहे हैं, ठीक है। गोल्ड माइंस इन साउथ अफ्रीका रीच डेप्थ ऑफ 3 to 4 किलोमीटर। सो गाइस, अफ्रीका में जो गोल्ड माइंस है वहाँ पे खोद खोद के डेप्थ जो है 3 से 4 किलोमीटर तक रीच करी गई है, तो उससे पता चलता है कि अच्छा अर्थ का इंटीरियर कैसा होगा। डीपर माइनिंग नॉट पॉसिबल ड्यू टू हाई टेम्परेचर। सो गाइस, जो माइनिंग है कितना भी खोदो ज़्यादा डीप नहीं जा सकते हम लोग, ज़्यादा डीप माइनिंग नहीं कर सकते क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है। डायरेक्ट एक्सेस टू डीप इंटीरियर रिमेन्स लिमिटेड। सो गाइस, डायरेक्ट एक्सेस तो हमें जो डीप इंटीरियर है अर्थ का उसमें नहीं है, बट स्टिल रॉक्स को देख के खोद के माइनिंग करके हम थोड़ा बहुत पता करते हैं कि अर्थ का जो इंटीरियर है वो कैसा होगा। सो डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे में पता करने के बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए गए, ठीक है, जिसकी वजह से हम और पता कर सकें अर्थ के इंटीरियर में क्या होगा। साइंटिफिक ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर डीपर क्रस्ट। सो भी साइंटिस्ट थे जो इसके बारे में पता करना चाहते थे, उन्होंने बहुत सारे ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स करे थे ताकि वो डीपर क्रस्ट को एक्सप्लोर कर सके। मेजर प्रोजेक्ट्स का नाम क्या है, दैट इज डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, देन इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। तो गाइस, सब ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स जो कंडक्ट करे गए थे पता करने के लिए भाई अर्थ के इंटीरियर में है क्या। डीपेस्ट ड्रिलिंग जो हुई है आज तक में वो हुई है कोला में, जो 12 किलोमीटर तक। आप सोचो अर्थ का रेडियस 6000 के आसपास है, हम सिर्फ 12 किलोमीटर की खोद पा रहे हैं। सोचो हम कैसे पता करेंगे अर्थ के इंटीरियर। तो भी साइंटिस्ट ने लोगों ने इतना दिमाग लगाया, अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग सोर्सेज से पता करने की कोशिश करी कि भाई अर्थ का इंटीरियर होगा कैसा। प्रोवाइड्स डेटा थ्रू एनालिसिस ऑफ सब सरफेस मटेरियल्स। भाई जो जो हमें मटेरियल्स मिल रहे हैं उस हम एनालिसिस कर रहे हैं। वोल्केनिक इरप्शंस ब्रिंग मैग्मा टू दी सरफेस। मैग्मा हेल्प्स इन लैबोरेटरी एनालिसिस ऑफ इंटीरियर मटेरियल्स। गाइस, मैग्मा, ठीक है, जो वोल्केनो के बाहर आता है, मैग्मा नीचे होता है, बाहर आके उसे हम लावा कहते हैं। तो जो मैग्मा है, ठीक है, उससे हम पता कर पाते हैं कि अच्छा उसका जो इंटीरियर मटेरियल है अर्थ का वो कैसा होगा। उसका लेबोरेटरी एनालिसिस करते हैं कि अच्छा मैग्मा जो है अगर वो ऐसा है तो अर्थ का इंटीरियर भी ऐसा होगा। एग्जैक्ट डेप्थ ऑफ मैग्मा सोर्स इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन। मैग्मा का एग्जैक्ट सोर्स, भाई मैग्मा आ कहाँ से रहा एग्जैक्टली नीचे से, वो डिटरमाइन करना थोड़ा मुश्किल है, बट स्टिल मैग्मा से हम पता करते हैं कि अर्थ का इंटीरियर इस तरीके का होगा। समझ आया आप सबको। चलिए अब हम जाते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज पे। ना गाइस, हमने डायरेक्ट सोर्स में बात की, जो हमें ऊपर चीजें मिल रही है इजीली अवेलेबल, उससे हम पता करें कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है। अब हम जा रहे हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज पे, ठीक है। इनडायरेक्ट सोर्सेज में फिजिकल एंड मेटेरिक एविडेंस है।
सो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेसिस पे हम एनालिसिस करते हैं. टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी इंक्रीजेज विथ डेप्थ. सो जैसे जैसे आप अर्थ की डेप्थ में जाओगे, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी तीनों बहुत तेज रेट पे बढ़ता है. ठीक है. रेट ऑफ चेंज हेल्प्स एस्टिमेट इंटीरियर कंडीशन. तो जब ये टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी के रेट ऑफ कोई चेंज होते हैं तो हम पता करवाते हैं, एस्टिमेट कर पाते हैं कि इंटीरियर कंडीशंस कैसे होंगे. Meteors have composition similar to Earth. वो पता है गाइस मेटेओराइट्स क्या होते हैं. वो बेसिकली स्मॉल बॉडीज ऑफ रॉक समझो आप, जो स्पेस से अर्थ की तरफ आते हैं तेजी में. तो मेटेओर्स जो है उनका कॉम्पोजिशन जो अर्थ की थोड़ा सिमिलर है. तो हम उसका जो है स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जो थोड़ा कॉमन सब ओरिजिनल स्ट्रक्चर सजेस्ट करता है मेटेओर्स. तो उससे भी हम पता कर सकते हैं कि अर्थ का इंटीरियर कैसा होगा. ठीक है. यूजफुल फॉर इनडायरेक्ट कंपैरिजन. दिस इज आवर इनडायरेक्ट सोर्सेज, मतलब जो हमें डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो ऐसे सोर्सेज है जिससे हम थोड़ा बहुत पता कर सकते हैं कि अर्थ का इंटीरियर कैसा होगा. दीज आर द इनडायरेक्ट सोर्सेज. ठीक है. उसके बेसिस पे हम एनालिसिस करते हैं. सो गाइस, इनडायरेक्ट सोर्सेज में हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्सेज भी आते हैं, दैट इज ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक एंड सेस्मिक सोर्सेज. नाउ दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज, जिसकी वजह से हमें बहुत कुछ पता चला अर्थ के इंटीरियर के बारे में. सोचो हम अर्थ के इंटीरियर में एक्चुअली जाके घुस के देख तो नहीं सकते हैं, तो साइंटिस्ट लोगों ने इतना दिमाग लगाया कि उन्होंने ये सब वेव्स को लेके पता करने की भाई अर्थ का इंटीरियर कैसा होगा. तभी आज हमें लेयर मालूम है कि अच्छा ये लेयर जो हमें स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में पड़ी है. ठीक है. ग्रेविटी वेरीज ड्यू टू अनइवन मास डिस्ट्रीब्यूशन. ना गाइस, हम सबको पता है कि अर्थ पे हर जगह जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो इवन नहीं है, हर जगह अलग अलग है डिस्ट्रीब्यूशन. देखो ग्रेविटी भी अलग अलग जगह वेरी करती है. ठीक है. Uneven distribution of mass inside Earth affect gravity values. So because of this uneven distribution of mass, gravity की वैल्यू अफेक्ट करती है. हमें पता है जो एक्चुअल ग्रेविटी की वैल्यू हम इस्तेमाल करते हैं फिजिक्स में, ठीक है, वो तो है ही, लेकिन कहीं कहीं जगह पे अलग अलग ग्रेविटी भी लग रही है. So differences between expected and actual values are called gravity anomalies. Now guys, gravity anomalies क्या होता है? जो अर्थ की एक्चुअल ग्रेविटी है भाई, जो हमने नाम दिए न्यूटन ने बनाई है, ठीक है, वो ग्रेविटी तो हमारी वैल्यू है जो अर्थ की है, और कहीं कहीं कुछ कुछ जगहों पे ग्रेविटी अलग है, ग्रेविटी की वैल्यूज अलग आ रही है. तो जो डिफरेंस आ रहा है कि जो हमने वैल्यू रखी है और कहीं और पे जो अलग वैल्यू आ रही है, वो जो डिफरेंस आ रहा है उसे हम ग्रेविटी अनोमलीज कहते हैं. ठीक है. सो दिस इज व्हाट इज ग्रेविटी अनोमलीज, कि जो ग्रेविटी का एक्चुअल वैल्यू है कहीं और अनइवन मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कहीं और पे ग्रेविटी की वैल्यू कुछ और आ रही है. तो ये जो डिफरेंस आ रहा है इन दी वैल्यूज ऑफ ग्रेविटी, उसे हम ग्रेविटी अनोमलीज कहते हैं. सो ग्रेविटी अनोमलीज इंडिकेट इंटरनल स्ट्रक्चर. जो ग्रेविटी अनोमलीज से हमें पता चलता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ तो होता है. ठीक है. तो इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होगा वो हमें ग्रेविटी अनोमली से बहुत हद तक पता चलता है. मैग्नेटिक सर्विस शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल्स. मैग्नेटिक सर्विस भी किए गए हैं ताकि हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल्स के बारे में पता कर सकें. फिर आता है हमारा सेस्मिक वेव्स, दैट इज PNSS, जो भी इंटरनल. गाइस, सेस्मिक वेव्स में हम आगे अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, उसमें बहुत डिटेल में जाएंगे. सेस्मिक वेव्स जो है हमारी अर्थ के नीचे जब सडन रिलीज ऑफ एनर्जी होता है तो वेव्स निकलती है. ठीक है. और ये वेव से हमने बहुत बार, ठीक है, बहुत बार ज़्यादातर इंटरनल लेयर्स के बारे में इससे पता चला. सो साइंटिस्ट ने ये वेव्स का इस्तेमाल किया ताकि वो इंटरनल लेयर्स के बारे में पता कर सके, और तभी हमें मालूम है कि अच्छा अर्थ की इतनी लेयर्स, अर्थ का ऐसा इंटीरियर होगा. सो सेस्मिक वेव्स एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स गाइस. ठीक है. ये एक इनडायरेक्ट सोर्स है, बट इसने इतना हेल्प किया है साइंटिस्ट को पता करने के लिए कि अर्थ का इंटीरियर कैसा होगा. वेव बिहेवियर हेल्प्स आइडेंटिफाई बाउंड्रीज. बाउंड्रीज कहाँ कहाँ है अर्थ की लेयर्स में, अलग अलग कैसा होगा, वेव बिहेवियर से हमें बहुत कुछ पता चलता है. मोस्ट रिलायबल सोर्स ऑफ इंटीरियर इंफॉर्मेशन है ये. ठीक है. तो सेस्मिक वेव्स में आगे और डिटेल में बात करेंगे. ठीक है. तो यहाँ हमारा इनडायरेक्ट सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन खत्म होता है. सो हमने भी छोटे डायरेक्ट सोर्सेस और इनडायरेक्ट सोर्सेस के बारे में बात करी कि भाई अर्थ का इंटीरियर पता करने में किन किन कौन कौन से सोर्सेस हमें हेल्प करें. चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस. आपके लिए एक क्वेश्चन आ रहा है, अभी तक हमने जितना पढ़ा उसके बेसिस पे क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द अर्थ इंटीरियर. थोड़ा थोड़ा एक्टिव रहिएगा गाइस, सोना नहीं है मेरी क्लास. बीच में जो क्वेश्चन आते रहेंगे तो कमेंट सेक्शन खोलिए, टाइप करिए, मैं वेट करूंगा आप लोग के लिए. ठीक है. आंसर जरूर लिखेगा. So density increases with depth, temperature decreases with depth and pressure increases with depth. जब मैं स्लाइड पढ़ा रही थी तो हमने तीनों के बारे में बात करी. करेक्ट. चलिए मुझे आंसर बताइए गाइस. 1 and 3 only, 2 only, 1 only, 1, 2 and 3 only. तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है वो आपको मार्क करनी है, और आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. डेंसिटी बढ़ती है, टेम्परेचर घटता है, प्रेशर बढ़ता है विद डेप्थ. ये आपको पक्का आता होगा. जल्दी से मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं वेट करिए आप लोग के लिए. पक्का पक्का लिख लिया सबने, मैं आगे जाऊँ. चलिए आंसर पे जाते हैं गाइस. 1 and 3 ओनली हम सबको पता है गाइस. जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी तीनों बढ़ते हैं. अर्थ का इंटीरियर जो है ना बहुत हाई वैल्यूज पे है, प्रेशर, डेंसिटी और टेम्परेचर पे. टेम्परेचर डिक्रीज नहीं करेगा, हम सबको पता है. नीचे मैग्मा है, टेम्परेचर क्यों डिक्रीज करेगा.
करेक्ट। अगर हम इतना सोचे तो भी टेम्परेचर नीचे जाके बढ़ेगा। टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर तीनों डेप्थ के साथ इंक्रीज करते हैं। सो 1 and 3 ओनली इज द आंसर। 2 ऑप्शन जो हमारा वो रॉन्ग है। टेम्परेचर घटता नहीं है, वो बढ़ता है। आई होप अपने आंसर जरूर लिखा होगा इस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जा रहे हैं अर्थक्वेक के ऊपर। सो गाइस सेस्मिक वेव्स को समझने के लिए अर्थक्वेक समझना जरूरी, क्योंकि अर्थक्वेक की वजह से वही अंदर से वेव्स निकल रही है। अर्थक्वेक क्या है? हमने 8th एनसीईआरटी में पढ़ा है कि सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ का सडन शेकिंग करना, सडन हिलना, दैट इज योर अर्थक्वेक, ठीक है। अब ये होता क्या है? व्हाई डज इट हैपन? caused by the release of energy inside earth। गाइस अर्थ के अंदर, ठीक है, एक रिलीज ऑफ एनर्जी होता है जिसकी वजह से अर्थ शेक करती है। बेसिकली होता कहाँ पे? अकर्स अलोंग फॉल्स, दैट इज क्रैक्स इन क्रस्ट। तो क्रस्ट में जब हमारे अंदर क्रैक आ जाता है, ठीक है, उसे हम फॉल्ट कहते हैं, वहां पे हमारा अर्थक्वेक यूजुअली आता है। रॉक जो क्या करते हैं, दे मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शंस एंड फ्रिक्शन होल्स दिस इज अ प्रेशर बिल्ड होता है। ये देखिए आपको जो पिक्चर दिख रही है, आपको दिख रहा है ऐसे ऐसे 2 रॉक होंगे, ठीक है, और यहाँ पे सपोज एक फॉल्ट है, ऐसा आपको दिख रहा है। तो फॉल्ट में क्या हो रहा है, जो रॉक है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फ्रिक्शन है, होल्ड करने की कोशिश कर रहा है तो प्रेशर बिल्ड हो रहा है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। देयरफॉर क्या हो रहा है, एक सडन रिलीज ऑफ एनर्जी हो रहा है वहां से, क्योंकि एक सडन स्लिप हो गया रॉक्स का, ठीक है। सडन स्लिप रिलीजेस एनर्जी एज सेस्मिक वेव्स। सो बिकॉज ऑफ दिस ये रॉक्स का दूर भागना, सडन स्लिप होना, ठीक है, एक सडन रिलीज ऑफ एनर्जी यहाँ से होगा, दैट इज नोन एज योर सेस्मिक वेव्स। समझ आया आपको गाइस सेस्मिक वेव्स क्या होते हैं? जब अर्थक्वेक आता है, एक सडन स्लिप होता है रॉक्स के बीच में, ठीक है, रॉक्स ऑपोजिट डायरेक्शंस पर मूव करते हैं, फ्रिक्शन होना हो, होल्ड करने की कोशिश करते हैं, तो प्रेशर बिल्ड होता है एंड देयरफॉर सडन रिलीज ऑफ एनर्जी उस पॉइंट पे निकलती है, उन्हें हम सेस्मिक वेव्स कहते हैं। समझ आया? चल नेक्स्ट हम जाते हैं फोकस एंड एपिसेंटर पे। गाइस ये भी हम 8th एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं, याद है आपको? फोकस एंड एपिसेंटर क्या होता है? जहां से अर्थक्वेक शुरू होता है, अर्थ के अंदर की बात हो रही है, ठीक है, उससे हम फोकस कहते हैं। फोकस आल्सो नोन एज हाइपोसेंटर। पॉइंट ऑफ एनर्जी रिलीज इनसाइड अर्थ, अर्थ के अंदर की बात हो रही है, जहाँ पे एक्चुअल में सडन रिलीज ऑफ एनर्जी हुआ है अर्थ के अंदर पार्ट में, बॉडी के अंदर, उसे हम फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं। जहाँ से सेस्मिक वेव, जहाँ से अर्थक्वेक एक्चुअल शुरू हुआ है, जहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई है। नाउ सेस्मिक वेव्स ओरिजिनेट फ्रॉम फोकस। सो ऑब्वियसली बात है, जहाँ पे सडन रिलीज ऑफ एनर्जी हुई है फोकस पे, वहीं से सेस्मिक वेव्स हमारी ओरिजिनेट करेगी, करेक्ट। एपिसेंटर क्या है? पॉइंट ऑन सरफेस अबव फोकस। ना गाइस हमें पता है अर्थ के अंदर अर्थक्वेक आया है, ठीक है, अंदर नीचे फोकस पॉइंट पे, फोकस के जस्ट ऊपर जो पॉइंट सरफेस पे पड़ रहा है ना, ये देखिए, ये अर्थ के अंदर था, जस्ट ऊपर जो पॉइंट सरफेस पे पड़ रहा है उसे हम एपिसेंटर कहते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ऑन सरफेस अबव फोकस, सरफेस पे जो पॉइंट है जस्ट फोकस के ऊपर, उसे हम एपिसेंटर कहते हैं। फर्स्ट टू एक्सपीरियंस वेव्स, ऑब्वियसली बात है, वहाँ पे सबसे पहले वेव्स पहुंचेंगी। मैक्सिमम इम्पैक्ट नियर एपिसेंटर, तो जहाँ पे फोकस है उसी के जस्ट ऊपर एपिसेंटर पे, यहाँ पे मैक्सिमम इम्पैक्ट होता है, सबसे ज्यादा अर्थ यहीं पे अफेक्ट कर पाता है। सो दिस इज व्हाट इज फोकस एंड एपिसेंटर। कि फोकस हमारा अर्थ के अंदर का जो पॉइंट है शुरू हुआ, और जस्ट उसके ऊपर सरफेस पे हमारा आता है एपिसेंटर, जहाँ पे मेजर इम्पैक्ट पड़ता है अर्थक्वेक का, क्योंकि भाई फोकस के जस्ट ऊपर है सरफेस पे। सो दिस इज व्हाट द नाम दिया हुआ है गाइस अर्थक्वेक में, कि फोकस और एपिसेंटर क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ अर्थक्वेक्स। गाइस ये सारे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आए, यूपीएससी में तो मैंने पीवाईक्यू उठाए हैं, जरूर सॉल्व करेगा, ठीक है। मेन कॉज क्या भाई, अर्थक्वेक का मेन कॉज क्या, अर्थक्वेक क्यों आते हैं? मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, वोल्केनिक इरप्शंस, ओशन करंट्स एंड अर्थ्स रोटेशन। गाइस मेन कॉज पूछा है, ध्यान रखिएगा, आपको एक ऑप्शन मार्क करना है। जल्दी से आंसर लिखिएगा, इस कमेंट सेक्शन खोलिए और प्लीज आंसर लिखिए, ठीक है। मैं वेट करूंगी आप लोग के लिए, जल्दी लिखिए कि अर्थक्वेक्स का मेन कॉज क्या है, मेन रीजन क्या है अर्थक्वेक्स होने का। टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट है, वोल्केनिक इरप्शंस है, ओशन करंट्स है, अर्थ का रोटेशन। आंसर लिखिए, समय में वेट करिए। गाइस 2000 यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है, लिख लिया। आगे बढ़ू मैं, आंसर बताओ। द आंसर इज गाइस मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। सो मेन रीजन गाइस अर्थक्वेक का यही है कि टेक्टोनिक प्लेट्स, अर्थ के क्रस्ट के अंदर जो क्रस्ट की जो प्लेट्स है, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट जो है नीचे जिस पर अर्थ है, उनके मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक्स मेनली आते हैं। सो दिस इज द मोस्ट मेन रीजन, आप समझो, इस वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं। चल अब हम जाते हैं अर्थक्वेक वेव्स के बारे में पढ़ें। सो अभी हमने समझा गाइस अर्थक्वेक जब आता है तब क्या होता है, सेस्मिक वेव्स रिलीज होती है, जो सडन रिलीज ऑफ एनर्जी, उसे हम सेस्मिक वेव्स कहते हैं। सो गाइस वो वेव्स कौन से टाइप्स की होती है, क्या करती हैं, हम उसके बारे में हम डिटेल में जाएंगे। इसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
एकदम एक्टिवनेस होके बैठेगा, बता रही हूँ मैं, सोना नहीं है मेरी क्लास में, ठीक है। चले, earthquake waves types characteristics and propagation हमारा हेडिंग है, शुरू करता है। नाउ earthquake भैया कर इन द लिथोस्फीयर, हम सबको पता भी है लिथोस्फीयर में अकर करेगा, करेक्ट, नीचे अप टू 200 किलोमीटर डेप्थ। तो वो नीचे डेप्थ में जाके भैया हमारे लिथोस्फीयर में earthquake आता है। रिकॉर्डेड यूजिंग अ सेस्मोग्राफ। सो गाइस ये सेस्मिक वेव जो आ रही है, सेस्मिक वेव जो आ रही है, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए, earthquake को रिकॉर्ड करने के लिए हम सेस्मोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही यूजफुल इंस्ट्रूमेंट है पता करने के लिए, वेव के पैटर्न्स के बारे में पता करने के लिए, कितना आया कितना नहीं आया उसके बारे में पता करने के लिए, ठीक है। तो दिस एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड कि अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वेव्स को पढ़ने के लिए, ठीक है। सो वेव पैटर्न्स हेल्प स्टडी अर्थक्वेक। तो सेस्मोग्राफ के हिसाब से, सेस्मोग्राफ की मदद से हम लोग रिकॉर्ड करते हैं हमारे सेस्मिक वेव्स को, और वेव पैटर्न को समझने में हेल्प होता है। टोटल 2 तरीके की वेव्स है हमारी सेस्मिक वेव्स, जो बॉडी वेव्स एंड सेकंड है सरफेस वेव्स गाइस, ठीक है। बॉडी वेव्स क्या होती है, बॉडी वेव्स नाम ही आप समझो बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है। ओरिजिनेट एट द फोकस इनसाइड अर्थ। तो फोकस कहाँ पे, हमारे अर्थ के अंदर है, ठीक है। सो नीचे अर्थ पे जहाँ पे फोकस पे जब अर्थक्वेक शुरू होता है वहां से हमारी बॉडी वेव्स निकलती है। सबसे पहले हमारी बॉडी वेव्स, बॉडी के अंदर की बात हो रही है, अर्थ के अंदर बात हो रही है, बॉडी वेव्स अभी समझो। तो बॉडी वेव्स जो है हमारी अर्थ के इनसाइड जहाँ पे फोकस पे, जहाँ पे सेस्मिक वेव्स शुरू होते हैं, सडन रिलीज ऑफ एनर्जी होता है, जहाँ पे अर्थक्वेक होता है वहां से ये ओरिजिनेट करते हैं। ओरिजिनेट एट द फोकस इनसाइड अर्थ, ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शन। तो सडन रिलीज ऑफ एनर्जी जो फोकस पे होता है हमारी बॉडी वेव्स ओरिजिनेट करती है और हर डायरेक्शन में जाके ट्रैवल करती है। इंटरैक्ट विथ मटेरियल्स एट डिफरेंट डेंसिटीज, इसलिए इसकी वेलोसिटी चेंज होती है। तो ये जो वेव है हमारी बॉडी में जब ओरिजिनेट कर रही है गाइस, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के साथ इंटरैक्ट कर रही है जो डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटीज के, देयरफॉर इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, करेक्ट। डायरेक्शन चेंजेस ड्यू टू रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो भाई वो हर मटेरियल के साथ टकरा रही है, वेव्स जा रही है, इंटरैक्ट कर रही है, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन भी होता रहेगा, जिसकी वजह से उसका डायरेक्शन चेंज होता रहेगा, करेक्ट। फिजिक्स में पढ़ा रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन कि कैसे हमारा वेव जो है वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। अब गाइस सरफेस वेव्स क्या होते हैं वो उसके बारे में बात करते हैं। आपको समझ में आएगा नाम से कि सरफेस मतलब सरफेस पे आ रही होंगी, करेक्ट। बॉडी वेव्स नाम रखा, बॉडी के अंदर ये बात हो रही है, इधर अर्थ की बॉडी के अंदर बात हो रही है। अब जैसे ही वेव्स सरफेस पे पहुंचेंगे उसका नाम हमने सरफेस वेव रख दी। जनरेटेड व्हेन बॉडी वेव्स रीच सरफेस। तो जब भाई बॉडी वेव्स मेन फोकस से जाके बाहर जाके सरफेस पे पहुंचती है उसका नाम हमने रख दिया है सरफेस वेव्स। ट्रैवल अलॉन्ग अर्थ सरफेस ओनली। तो भाई ये जो हमारी वेव्स है वो अर्थ सरफेस पे ही ट्रैवल करती है। इट वाइब्रेट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल। परपेंडिकुलर मतलब गाइस ऐसे ऐसे बात हो रही है, ठीक है। दिस इज परपेंडिकुलर 90 डिग्री, सीधा सीधा। तो परपेंडिकुलर मतलब आप सही समझो, जैसे पानी की लहरें होती है ना, ऐसे परपेंडिकुलर जाती है। सो दिस इज हाउ सरफेस वेव्स मूव। Causes maximum destruction, displaces rocks and collapses structure. So guys surface waves सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करती है क्योंकि ये सरफेस पे परपेंडिकुलरली मूव कर रही हैं, तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन इनकी वजह से होता है। रॉक्स को डिस्प्लेस कर देती है, स्ट्रक्चर गिर जाते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं। रिकॉर्डेड लास्ट ऑन सेस्मोग्राफ। सो सरफेस से सबसे ऊपर है तो सबसे लास्ट में ये रिकॉर्ड होती है हमारे सेस्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट। सो दिस इज हाउ 2 वेव्स हमारे डिफरेंशिएट कर दी गई है अर्थक्वेक की वेव्स में, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स मतलब अर्थ के अंदर जो रिलीज कर रही है और जब ये सरफेस तक पहुंचती है तभी सरफेस वेव्स कहलाती है। सो दिस आर 2 वेव्स आर देयर, दैट इज बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। आई होप आपको दोनों वेव्स अच्छे समझ में आई है, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। चलिए आगे हम बात करते हैं। नाउ बॉडी वेव्स के भी टाइप्स है गाइस, ठीक है। तो हमारी अर्थ के अंदर जो बॉडी वेव्स हो रही हैं उनके भी 2 टाइप्स है, ठीक है। उस पर डिटेल में जाते हैं अब, जिसका सबसे पहला नाम है प्राइमरी वेव्स, दैट इज योर पी वेव्स एंड एस वेव्स। सही जाते हैं। अभी फर्स्ट स्लाइड जब हम वो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़े तो उसमें लिखा था पी एन एस सेस्मिक वेव्स में, बस वही है ये चीज। सो बॉडी वेव्स टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रोपगेशन, ठीक है। अब हम उस पे जा रहे हैं। पी वेव्स इट इज योर प्राइमरी वेव्स, ठीक है। क्या हुआ हमारा फास्टेस्ट है, फर्स्ट टू अराइव एट सरफेस। तो पी वेव्स बहुत तेज होता है, सबसे फास्टेस्ट होता है। और ये जो पी वेव्स है बॉडी वेव्स का टाइप, और ये बहुत तेजी से सरफेस की तरफ सबसे पहले जगह अराइव कर जाते हैं, भागते हैं। ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो पी वेव्स जो है हमारे सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस तीनों से ट्रैवल करती हैं। वाइब्रेट पैरेलल टू वेव डायरेक्शन, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। राइट गाइस, सही समझो, वेव्स पैरेलल जा रही है। तो आप ऐसे एग्जांपल ये समझो जैसे स्प्रिंग होता है हमारा, जैसे आप स्प्रिंग खींचते हो ना तो कंप्रेशन और एक्सपेंशन होता है स्प्रिंग का, करेक्ट। वैसे ही उसे हम कहते हैं वेव का डायरेक्शन जो हमारा पैरेलल वाइब्रेट करी पैरेलल डायरेक्शन, मतलब वेव डायरेक्शन में पैरेलली वाइब्रेट कर रही है। दिस इज हाउ पी वेव्स वाइब्रेट, कि अच्छा पैरेलल जा रही है। मतलब एक स्प्रिंग का एग्जांपल समझो, कंप्रेस करता है, एक्सपांड करता है, करेक्ट। उससे हम पैरेलल, आप ये चीज समझो ये कैसे वेव जो हमारी पैरेलल वाइब्रेट करेगी वेव डायरेक्शन में।
causes stretching, squeezing and density changes. तो density change हो रही है, stretching, squeezing हो रहा है, obviously compression, expansions हो रहा है, क्योंकि ये ऐसे समझो एक स्प्रिंग की तरह भागेगी. स्प्रिंग का एक जो हमारा वेव कंप्रेशन जो कंप्रेशन एक्सपेंशन जो है हमारा से पैरेलल वाइब्रेट करता है वेव डायरेक्शन. सो दिस इज अ पी वेव्स मूव है. आपको समझ में आ गया भैया पैरेलल कैसे वाइब्रेट कर रही है. करेक्ट. अब हम जाते हैं हमारे एस वेव्स में. एस वेव जो हमारा सेकेंडरी वेव्स है, बॉडी वेव्स का दूसरा टाइप है. ये जो है थोड़ी स्लो है भाई. इनका नाम एस स्लोअर है ज्यादा. सेकेंडरी वेव्स है हमारी, बाद में आती सेकेंडरी मतलब दूसरी समझ लो, ऐसे समझ लो. तो स्लोअर वेव्स है ये. पी वेव बहुत फास्ट सबसे पहले पहुंचेगी. स्लोअर है अराइव आफ्टर पी वेव. तो भाई पी वेव पहले पहुंच जाती है सरफेस पे. सेकेंडरी वेव जो हमारी इतनी स्लो चलती है वो हमारी बाद में पहुंचती है. ट्रैवल ओनली थ्रू सॉलिड्स. ध्यान रखिएगा गाइस, एस वेव जो है सिर्फ सॉलिड से ट्रैवल करती है, मतलब वो लिक्विड में ट्रैवल नहीं करती है. आइडेंटिफाइज लिक्विड लेयर. इसका मतलब क्या है गाइस, अर्थ के अंदर हमें कैसे पता चला कि भैया एक लेयर जो है वो लिक्विड है? क्योंकि एस वेव जो है हमारी जब वो ट्रैवल कर रही होती है फिर थोड़ी देर में जाके वो गायब हो जाती है. एक पॉइंट पे जाके गायब हो जाती है और ये लिक्विड में ट्रैवल नहीं करती. इसलिए हमें पता चला कि अच्छा अर्थ के अंदर एक लिक्विड लेयर भी है. सोचो साइंटिस्ट लोगों के पास कितना दिमाग है कि उन्हें एक वेव के पैटर्न से समझ ले कि अच्छा नीचे एक लिक्विड लेयर होगी. एस वेव जो है वो लिक्विड में ट्रैवल नहीं करती, इसलिए जब लिक्विड लेयर आती है वो गायब हो जाती है. तो हमें पता चलता है अच्छा नीचे एक लिक्विड लेयर है अर्थ के अंदर. दिस इज हाउ अर्थ के हम लोगों को कैसे एस्टिमेट लगा रहा है, दिमाग लगा रहा है. समझ रहे हो चीज. तो एस वेव जो है हमारी बड़ी स्लो आती है. पी वेव्स के बाद ये सॉलिड्स में ही ट्रैवल करती है. vibrates perpendicular to wave direction in vertical plane. So guys, perpendicular vibration समझेगा, समझो पानी की जो waves होती है ना, ऊपर नीचे, ये देखिए ऐसे ऐसे सीधा सीधा जाती है. ठीक है, तो मतलब क्रेस्ट और ट्रफ बन रहे हैं, ऐसे पहाड़ बन रहे हैं, गड्ढे. याद है हमने फिजिक्स में वेव से पढ़ा होता है क्रेस्ट ट्रफ. वो हमारा परपेंडिकुलर वेव जा रहा है. एस वेव जो हमारा परपेंडिकुलर जा रहा है, आप समझो पानी की वेव्स की तरह. सो पी वेव से मैंने आपको स्प्रिंग का एक एग्जांपल दिया. भैया स्प्रिंग को खींचो तो ऐसे कंप्रेशन ऐसे करके जाते हैं. एस वेव ऐसे जाती है. ठीक है, परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करती है पानी की वेव्स की तरह. और जो हमारा पी वेव्स है वो हमारा स्प्रिंग का एग्जाम्पल समझो. तो यहाँ पे पानी की वेव्स की तरह ऐसे परपेंडिकुलर जाती है हमारी एस वेव्स. समझ आया. वेव डायरेक्शन में वर्टिकल पे परपेंडिकुलर जाती है. क्रिएट क्रेस्ट्स एंड ट्रफ्स इन मटेरियल. पहाड़, फिर ऐसे गड्ढा, ऐसे क्रेस्ट टफ, फिर ये क्रेस्ट, फिर ये नीचे ऐसे जो हमारा वो ट्रफ. सो दिस इज हाउ क्रेस्ट और ट्रफ बनाते हैं हमारी भाई परपेंडिकुलरली जो वाइब्रेट करती है. दैट इज योर एस वेव्स. आई होप आपको बॉडी वेव्स दोनों समझ में आया भाई, ये कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, कहाँ पहुंच रहे हैं, किस में से ट्रैवल करते हैं. ध्यान रखिएगा एस वेव्स लिक्विड में ट्रैवल नहीं करते, वो सिर्फ सॉलिड्स में ही ट्रैवल करते हैं. पॉइंट याद रखिएगा, वो मैं पीवाईक्यूज में पूछूंगी. ठीक है, सो यू हैव टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन. चलिए, आपको क्लियर है बॉडी वेव्स, प्राइमरी वेव्स और एस वेव्स क्या होता है. आगे बढ़ते हैं हम. इमर्जेंस ऑफ शैडोज. भाई शैडो जोन्स क्या है? परछाई के जोन. ठीक है, ये कहाँ से आते हैं, ये क्या है? ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं. सेस्मोग्राफ्स एट फार ऑफ लोकेशंस रिकॉर्ड अर्थक्वेक वेव्स. हमें पता है भाई सेस्मोग्राफ एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट बनाया है हमारे लोगों ने. ठीक है, और हम अर्थक्वेक वेव्स को इससे रिकॉर्ड कर पाते हैं. सम एरियाज डू नॉट रिकॉर्ड वेव्स. कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे सेस्मोग्राफ भी उन वेव्स को रिकॉर्ड नहीं कर पाता है. उन्हीं एरियाज को हम शैडो जोन्स कहते हैं. नाम इसलिए रख दिया भैया, परछाई के जोन. वहाँ पे हम रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे वेव्स को. तो वहाँ पे जब वेव ट्रैवल करती है भैया रिकॉर्ड नहीं होती सिस्मोग्राफ में. दैट इज नोन एज शैडोज. उस जोन को हम कहते हैं शैडो जोन्स. शैडो जोन्स डिफर फॉर ईच अर्थक्वेक. भाई हर अर्थक्वेक में अलग अलग जोन हमारा शैडो जोन बन जाता है. तो हर अलग अलग अर्थक्वेक के लिए डिफर करता है भैया शैडो जोन क्या होगा. ठीक है, सबसे पहला आता है हमारा पी वेव शैडो जोन. मतलब ये वेव कब हम नहीं डिटेक्ट कर पा रहे भैया सेस्मोग्राफ से, हम उसका नाम हमने पी वेव शैडो जोन रखा है. सेस्मोग्राफ्स विदिन 105 डिग्री. विदिन मतलब 105 डिग्री के रेंज के अंदर फ्रॉम एपिसेंटर. तो एपिसेंटर मतलब कहाँ, याद है गाइस हमने पढ़ा था एपिसेंटर, जहाँ से हमारा मेजर सेस्मिक वेव्स निकल रही है. करेक्ट. तो फ्रॉम एपिसेंटर 105 डिग्री के विदिन की जो रेंज है वो पी वेव्स को रिकॉर्ड करती है. बियॉन्ड 145 डिग्री मतलब 145 डिग्री के बाद में, उसके और बाद 145 डिग्री के बियॉन्ड जाएगा तो ओनली पी वेव्स आर रिकॉर्डेड. मतलब आप ये समझो गाइस कि 105 डिग्री और 145 डिग्री का जो बीच का रेंज है वहाँ पे पी वेव्स रिकॉर्ड ही नहीं हो रही है. 105 डिग्री से थोड़ा अंदर हो, उसके रेंज के अंदर हो, विदिन हो, तो अच्छा हम रिकॉर्ड कर रहे हैं पी वेव्स को. और 145 डिग्री के बियॉन्ड जाए, उसके आगे जाए तो पी वेव्स रिकॉर्ड होती है. मतलब इन दोनों के बीच का तो पार्ट रिकॉर्ड नहीं हो रहा है सेस्मोग्राफ से. सो शैडो जोन फॉर पी वेव्स लाइज बिटवीन 105 डिग्री टू 145 डिग्री फ्रॉम एपिसेंटर. तो गाइस ये जो वेव्स है भाई, ये दो जो नंबर है ना, इनके बीच में
जब लाई करती है तो उसे हम शैडो जोन कहते हैं, वहाँ पे हमको रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते, कहाँ जा रही पता नहीं, गायब हो गई। ठीक है, शैडो जोन है, हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे पी वेव्स को। अपीयर एज अ बैंड अराउंड दी अर्थ, सो अर्थ पे जहाँ पे नहीं हो रहे किसी बैंड की तरफ अपीयर कर रही है, उसी को हम हमारा शैडो जोन कहते हैं। समझ आया आपको गाइस? 105 डिग्री से 105 डिग्री के बीच का जो रेंज है, ठीक है, जब इस पे होती है तो हमारी पी वेव शैडो जोन रिकॉर्ड नहीं हो पाती सिस्मोग्राफ से। सो दिस इज नोन एज योर शैडो जोन। ठीक है, अब हम आते हमारे एस वेव शैडो जोन। ना गाइस, एस वेव्स कहाँ रिकॉर्ड नहीं हो पाती, जरा हम ये पता करें। एंटायर एरिया बियॉन्ड 105 डिग्री डज नॉट रिसीव एस वेव्स। याद है मैंने जब हम एस वेव्स पढ़ा रही थी, मैंने तुम्हें बताया था कि कैसे हमने लिक्विड लेयर फाइंड आउट करी, साइंटिस्ट ने कैसे पकड़ा कि एस वेव्स जब सॉल्वेंट वाले तो समझ आ रहा है कि जब लिक्विड में गई होगी, मतलब जब एक बार गायब हो गई एस भाई, तो अच्छा वहाँ पर लिक्विड लेयर, क्योंकि लिक्विड लेयर में वो ट्रैवल नहीं कर पाती है। तो ऐसे साइंटिस्ट ने पता किया, तो वही सेम चीज़ है कि एंटायर एरिया बियॉन्ड 105 डिग्री डज नॉट रिसीव एस वेव्स। 105 डिग्री के बाद का जो एरिया है वहाँ पे एस वेव्स रिकॉर्ड नहीं होती है। शैडो जोन मच लार्जर देन पी वेव्स। तो गाइस, जो एस वेव्स का शैडो जोन है वो बहुत बड़ा है देन पी वेव्स। कवर्स ओवर 40% ऑफ अर्थ, मतलब समझो आप 40% ऑफ अर्थ सर्फेस कवर करती हैं, और 105 डिग्री बाद इसको पकड़ना ही मुश्किल है, रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। हेल्थ डिटरमाइन अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर, तभी हमने दिमाग लगाया कि अच्छा अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा हो। ठीक है, शैडो जोन्स कैन बी ड्रॉन इफ द एपिसेंटर लोकेशन इज नो, तो हम शैडो जोन को पता कर सकते हैं अगर हमें एपिसेंटर का लोकेशन मालूम हो। की एविडेंस फॉर प्रेजेंस ऑफ लिक्विड आउटर कोना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। यही मैंने आपको बताया कि साइंटिस्ट ने कैसे पकड़ा, एस वेव्स सिर्फ सॉलिड्स में ट्रैवल करती है, जब वो गायब हो रही मतलब वहाँ पे क्या है, लिक्विड है, ये लिक्विड में ट्रैवल नहीं करती है। एस वेव्स कैन नॉट पास थ्रू लिक्विड्स, एंड तभी हमें पता चला कि अच्छा अर्थ के अंदर एक लिक्विड कोर होगा ही होगा, क्योंकि एस वेव्स यहाँ पे गायब हो रही है। तो सोचो यार, हम कैसे बैठे बैठे वेव का पैटर्न समझ कर दिमाग लगा रहे कि छत की ट्रेन में ऐसा होगा ऐसा होगा, कितना दिमागदार लोग हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने ऐसे दिमाग लगाया। समझ आया आपको कि कैसे हमने वेव के पैटर्न को देख के पता किया कि अच्छा एक लिक्विड कोर भी होगा, क्योंकि एस वेव्स वहाँ पे ट्रैवल नहीं करती। ध्यान रखिएगा, एस वेव्स लिक्विड में ट्रैवल नहीं करती, तभी हमें पता चला कि अच्छा लिक्विड कोर होगा। क्लियर है आपको गाइस इमर्जेंस ऑफ शैडो जोन्स की, एस वेव्स और पी वेव्स दोनों के भैया इन शैडो जोन्स है जहाँ पे ये दोनों वेव्स जो है रिकॉर्ड नहीं होती। चलिए, अब आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है। आई होप आपने मेरी बातें ध्यान से सुनी हो, वीडियो में एकदम एक्टिव रहे हो, तो आंसर पक्का करो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग सेस्मिक वेव्स। अभी हमने इसके बारे में बात करी है गाइस, कमेंट सेक्शन खोलिए, मैं वेट कर रही हूँ, और आंसर जरूर लिखिए। ठीक है, आंसर करना है, पहले से मेन PYQs है। ठीक है भाई, प्लीज जल्दी आंसर लिखिए। P waves can travel through solids and liquids. S waves can travel through liquids. S waves are faster than P waves. इन तीनों सेंटेंसेस में से कौन से सेंटेंस स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? जल्दी से आंसर दीजिए। 1 only, 1 and 2, 2 and 3 only, और 2 and 3 and 1, 2 and 3। गाइस, मैंने अभी पढ़ा, अगर आपने ध्यान दिया ना सेस्मिक वेव्स पढ़ते उतने साथ, पक्का आंसर बता रही हूँ मैं, पक्का पता होगा आपको। ठीक है, वीडियो में एक्टिव रहना, क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हो, पता चल जाएगा हाँ एक्टिव है कि नहीं, कि हम नींद देख रहे हैं वीडियो। लिख लिया सबने आंसर्स, मैं वेट कर रही हूँ, लिखिए, मैं आगे बढ़ूँ। हेल्दी लिखिए, वेट कर रही हूँ कि क्या कह रहा है। पी वेव सॉलिड्स एंड लिक्विड से ट्रैवल कर सकता है, एस वेव्स लिक्विड से ट्रैवल कर सकता है, और एस वेव्स पी वेव से फास्टर है, ऐसा है क्या? बताइए। चलिए, आंसर पे जाएगा हम लोग पक्का। ये आंसर इज 1 only गाइस, सिर्फ ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी दोनों रॉन्ग है। अभी तो हमने पढ़ा एस वेव्स कैन ट्रैवल लिक्विड, ऐसा नहीं है, और लिक्विड से ट्रैवल नहीं करी तभी तो पता चला अच्छा लिक्विड कोर होगा, क्योंकि वहाँ पे गायब हो रही है। और एस वेव्स पी से फास्टर नहीं है, पी पहले पहुंचती, हमने जब पढ़ा था तभी देख लिया था। पी वेव्स फास्टर होती है, करेक्ट, और एस वेव जो हमारी उससे स्लो होती है, धीरे धीरे जाएगी। एस स्लो सेम ही पढ़ा ना, ऐसे आती है। सो दिस इज हाउ हमारा पी वेव जो है सॉलिड लिक्विड्स में ट्रैवल करता है, एस वेव्स लिक्विड में ट्रैवल नहीं करता है। ठीक है, तो 1 ए ऑप्शन करेक्ट है, सिर्फ पहला वाला सेंटेंस ही हमारा करेक्ट है। आई होप आपने आंसर जरूर लिखा हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, प्रीलिम्स में आया है 2020 में। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अब हम जा रहे हैं टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स पे। सो गाइस, अर्थक्वेक के भी अलग अलग टाइप होते हैं। ठीक है, सिर्फ एक ही अर्थक्वेक नहीं है, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं, तो उसके बारे में सबसे बड़ा टेक्टोनिक अर्थक्वेक। नाम से ही पता चलता है कि भैया टेक्टोनिक प्लेट की वजह से हो रहा है, जो स्लिप हो रहा है, वही स्लाइडिंग ऑफ रॉक जो हो रहा है अलॉन्ग द फॉल्ट, उसकी वजह से हमारा अर्थक्वेक आ रहा है। मोस्ट कॉमन टाइप ये अर्थक्वेक है। ठीक है, सबसे कॉमन टाइप है, कॉज्ड बाय स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स अलॉन्ग अ फॉल्ट प्लेन। तो भैया जहाँ पे फॉल्ट है हमारे क्रस्ट में, वहाँ के रॉक्स के स्लाइड होने की वजह से, ठीक है, मतलब टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट हो रहा है ना, दैट इज नोन एज योर टेक्टोनिक अर्थक्वेक।
नेक्स्ट आता है हमारा वॉल्केनिक अर्थक्वेक। सो भाई वॉल्केनिक इरप्शन जहाँ पे एक्टिव वॉल्केनोज है, ठीक है, वहां पे जब टेक्टोनिक मतलब जैसे आप समझो एक स्पेशल क्लास है टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स का, ठीक है, स्पेशल क्लास ऑफ टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स अकर्स नियर एक्टिव वॉल्केनोज। तो जहाँ पे भैया वॉल्केनो है वहाँ पे अर्थक्वेक आएगा ही ना, इतना जोर जोर से वोल्केनो इरप्ट होता है डायरेक्ट, तो वोल्केनिक अर्थक्वेक्स है हमारे। देन वी हैव कोलैप्स अर्थक्वेक्स। नाउ गाइस कोलैप्स अर्थक्वेक्स क्या होता है? कॉज्ड बाय कोलैप्स ऑफ अंडरग्राउंड माइन रूफ्स, यूजुअली माइनर ट्रेमर्स। सो गाइस अंडरग्राउंड के जो माइन रूफ्स हैं जब उनका कोलैप्स होता है, कुछ अंदर टूटता आप ही समझो कोलैप्स हो रहा है, तो हमारा अर्थक्वेक आता है, यूजुअली माइनर ट्रेमर्स होते हैं। दिस इज नोन एज कोलैप्स अर्थक्वेक्स। फिर आता है हमारा एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। एक्सप्लोजन अर्थक्वेक क्या है? रिजल्ट फ्रॉम केमिकल और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। सो गाइस जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है उसकी वजह से हमारा अर्थक्वेक आता है। आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड है, मतलब समझ लीजिए जब कोई एक्सप्लोजन हो रहा है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो रहा है, तो हमारा अर्थक्वेक आता है। दैट्स रिजल्ट एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। Then we have reservoir induced earthquake. So guys reservoir क्या हो जाएगा? Occurs in area of large reservoir, जहाँ पे हम पानी स्टोर कर रहे हैं, तो ये water induced earthquake समझो आप, caused by water induced stress changes in rocks. So rocks के अंदर water की वजह से जो stress आ रहा है, ठीक है, उसमें जो change आ रहा है rocks के अंदर because of water induced stress, ठीक है, उसके वजह से अर्थक्वेक आता है, इसलिए इनका नाम रेजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक रखा हुआ है, जहाँ पे पानी स्टोर करा हुआ है, ठीक है, इसके वजह से नाम आया हमारा रेजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। सो गाइस दीज आर द टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक कि भैया इस रीजन की वजह से हमारा अर्थक्वेक आ रहा है, पर है अर्थक्वेक ही, बस ये कि अलग अलग रीजन की वजह से द टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक नाम दे दिए गए इतने सारे, टेक्टोनिक, वोल्केनिक, कोलैप्स, एक्सप्लोजन और रेजर्वॉयर इंड्यूस्ड। आई होप आपको क्लियर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आ रहा है गाइस आपके प्रीलिम्स के लिए, मैंने थोड़े क्वेश्चंस बढ़ा दिए अगली बार इस प्रेजेंटेशन में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स आर यूज्ड टू स्टडी द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? अभी गाइस हमने इंटीरियर ऑफ वेव्स के बारे में बात करी है, करेक्ट। चलिए मुझे आंसर बताइए। 2018 की यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। ओशन वेव्स, साउंड वेव्स, सेस्मिक वेव्स, लाइक ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाफट आंसर बता दूंगी मुझे। चलिए ऐसी कौन सी वेव है जिसमें अर्थ की एंट्री के बारे में पढ़ाई करी है? अपनी मतलब सारी वेव्स के बारे में बात करके उसका नाम क्या ही था गाइस? जल्दी फ्रेम हो। देखिए हमने आंसर क्या है, पक्का आगे बढ़ के प्लीज सॉल्व करेगा आंसर से, एटलीस्ट पेपर पेन लेके बैठो, अगर कमेंट सेक्शन में नहीं लिखा हो गया पक्का। चल आगे बढ़ते हैं हम। द आंसर इज गाइस सेस्मिक वेव्स। अभी हम सेस्मिक वेव्स पे ही तो पढ़ रहे थे और कोई वेव्स के बारे में मैंने पढ़ा भी नहीं, तो ऑब्वियसली बात है गाइस अर्थ की इंटीरियर को पता करने के लिए हमें किसको देखना है? सेस्मिक वेव्स को। सेस्मिक वेव्स को पढ़ के ही पता चला कि अच्छा अर्थ का ऐसा इंटीरियर का। सो दिस इज द क्वेश्चन आज इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2018। आई होप आपने जरूर आंसर सॉल्व किया हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजरिंग अर्थ। गाइस अर्थ की आ तो गया, बस हमने सारा पैटर्न भी पढ़ लिया, भाई उसको मेजर भी तो करना है, ठीक है। तो उसको मेजर करने के लिए भी स्केल्स बनाया गया। Earthquakes are measured by magnitude and intensity. तो भैया उसे कैसे मेजर करेंगे? हमने स्केल बनाया। एक आता है हमारा रिक्टर स्केल, जो अर्थक्वेक के, ठीक है, मैग्नीट्यूड बताता है हमें। मेजर्स एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अर्थक्वेक, जितनी एनर्जी रिलीज हुई है उसके हिसाब से हमें रिक्टर स्केल पे पता चलता है कि अच्छा इतने मैग्नीट्यूड का तो इतना ज़्यादा आता है, इतना कम आता है, भी समझो। एक्सप्रेस इन नंबर्स फ्रॉम 0 to 10। हायर वैल्यू होगी तो ग्रेटर एनर्जी होगी। अगर हमारा जो स्केल है वो बढ़ रहा है तो ये अर्थक्वेक का जो एनर्जी है, ठीक है, वो बढ़ रहा है, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। सो दिस इज हाउ हम पता करते हैं कि अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड कितना ज़्यादा बड़े स्केल पे है, कितने कम स्केल पे है। दैट इज नोन एज रिक्टर स्केल। हम इस स्केल पे अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड पता करते हैं। सो 0 to 10 के बीच में हमारे नंबर्स एक्सप्रेस होते हैं कि अच्छा 4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, 5 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आया था, ऐसे पता करते हैं। तो जैसे अर्थक्वेक का जो नंबर है वो बढ़ेगा, हमारा मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, ग्रेटर एनर्जी होगी। Then we have Mercalli scale, that is your intensity पता करना ना। guys Mercalli scale क्या होता है? It measures visible damage caused. So guys ये intensity बताता है, मतलब कि कितना नुकसान हुआ, जो visible damage हमें ऊपर दिख रहा है ना, उसके बेसिस पे भी हमने एक नंबर दिया, एक स्केल दिया हुआ है, Mercalli scale. Based on observed effects on people and structures ranges from 1 to 12। मतलब जो हम ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, हम ऊपर ऊपर देख रहे हैं कि अच्छा इतना डिस्ट्रक्शन हुआ है, इतने स्ट्रक्चर तोड़ गए अर्थ की वजह से, तो जो पूरा डैमेज हमें ऑब्जर्व हो रहा है, ऊपर ऊपर दिख रहा है ना, ठीक है, उसको हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं मर्कली स्केल पे, ठीक है। रेंज है इसकी 1 से लेकर 12 तक। हायर वैल्यू वो डिस्ट्रक्शन, तो जितना ज़्यादा टूट फूट हुई है भाई हमारे अर्थ की वजह से, जितना ज़्यादा इंटेंसिटी से डैमेज कॉज हुआ है लोगों को, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करके चाहे हम ये स्केल पे नाम देते कि अच्छा इतने स्केल का हमारा डैमेज हुआ है। ये समझे? तो हायर वैल्यू होगा मतलब ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है। सो दिस इज योर मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी गाइस। 2 स्केल्स है, रिक्टर स्केल एंड मर्कलाई स्केल। मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एनर्जी, जो हमारा साइंटिफिक मेजरमेंट है, और इम्पैक्ट एंड इंटेंसिटी, मतलब इम्पैक्ट या डैमेज ऑब्जर्वेशनल मेजरमेंट, जो हमें देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, अच्छा इतना तो ऐसे टूट गए, ठीक है,
जो स्ट्रक्चर्स है वो टूट गया, डिस्ट्रक्शन हुई है, वो हमारा मर्करी स्केल पे हम देखते हैं। जो ऑब्जर्वेशनल मेजरमेंट और जो साइंटिफिक मेजरमेंट है भैया कितना रिक्टर स्केल पे कितना मैग्नीट्यूड पे हमारा अर्थक्वेक आया है, वो हमारा एनर्जी दैट इज योर मैग्नीट्यूड जो हम रिक्टर स्केल पे देखते हैं। टू स्केल्स वी हैव टू मेजर अर्थक्वेक्स, मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी दोनों, दैट इज रिक्टर स्केल एंड मर्करी स्केल। सो रिक्टर स्केल मर्करी स्केल दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट स्केल्स है जिसपे हम अर्थक्वेक का मेजरमेंट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। सो गाइस हमने इतना सारा पढ़ लिया अर्थक्वेक के बारे में ना। अर्थक्वेक की वजह से होता क्या क्या है कुछ कुछ तो हमें पता ही है ना यार। अर्थक्वेक किस तरह से एक्सपीरियंस है, जिस लोगों ने अर्थक्वेक कहीं एक्सपीरियंस किया चाहे ऐसे रीजन रहते, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं अपना एक्सपीरियंस कि कभी आपने अर्थक्वेक सच में एक्सपीरियंस किया है क्या, कि जब अर्थक्वेक आता है तब आपने क्या 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 नहीं किया। कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझे बताइए प्लीज। सॉरी गाइस, अर्थक्वेक से इफेक्ट्स में हम जाते हैं लैंडफॉर्म रिलेटेड इफेक्ट्स। सबसे पहले आता है हमारा ग्राउंड शेकिंग। भाई टेक्टोनिक प्लेट्स मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, ग्राउंड तो शेक करेगा ही, करेक्ट। ग्राउंड हिलता है, दैट इज नोन एज अर्थक्वेक। सो ग्राउंड शेक मतलब हमारा लैंडफॉर्म रिलेटेड इफेक्ट्स, उसमें हमारा ग्राउंड शेकिंग आता है। डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट। नाउ गाइस अर्थक्वेक से कभी-कभी ग्राउंड का जो सेटलमेंट है ना वो डिफरेंट हो जाता है, कहीं ज्यादा धंस गया, कहीं ऊपर रह गया, ठीक है। जैसे ग्राउंड सेटलमेंट में डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक। लैंड एंड मड स्लाइड। सो गाइस लैंड स्लाइड होना, फिर उससे पूरा ऐसे मिट्टी जो आती है ना, सो मड स्लाइड। सो लैंड और मड स्लाइड जो है हमारा वो भी आता है। सॉइल लिक्विफैक्शन, आप सॉइल को एकदम लिक्विड की तरह भागते हुए देखोगे अर्थक्वेक के टाइम पे, इसलिए नाम रख दिया सॉइल लिक्विफैक्शन, की सॉइल हमारी एकदम लिक्विड की तरह आपको दिखेगी भागते हुए। फिर आता है हमारा ग्राउंड लर्चिंग। ग्राउंड लर्चिंग सबसे बड़ा एक हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होता है ग्राउंड का, ठीक है, उसे हम ग्राउंड लर्चिंग कहते हैं। देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा ये, देखिए ऐसे समझो आप कि एकदम शिफ्ट हो जाता है लैंड हमारा, अब से दरार टाइप समझ लो, ऐसे समझ लो। तो ग्राउंड लर्चिंग है हमारा, एकदम हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होता है ग्राउंड का। और फिर आता है हमारा एवलांच। एवलांच या जो ये इतने सारे रॉक टूट के गिरते हैं, ठीक है, रॉक फॉल या रॉक एवलांच, देखिए ऊपर देखिएगा वही, दैट इज योर रॉक एवलांच। सो गाइस आपको मड स्लाइड समझ में आया, सॉइल लिक्विफैक्शन समझ में आई, देखिए सॉइल एकदम जैसे दिख रही है, करेक्ट। सो दीज आर द लैंडफॉर्म रिलेटेड इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक की वजह से लैंडफॉर्म में क्या चीजें हो रही हैं वो है ये। फिर आता है हमारे ह्यूमन एंड प्रॉपर्टी रिलेटेड इफेक्ट्स। ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, भाई गाइस ग्राउंड जो हमारा डिस्प्लेस कर जा रहा है, ठीक है, तो ग्राउंड डिस्प्लेस हो रहा है हमारा। फ्लड या डैम एंड लेवी फेल। सो गाइस फ्लड्स की वजह से डैम का टूटना, ठीक है, या डैम के ऊपर से पानी आ जाना, ठीक है, दैट इज योर डैम फेलियर। डैम हमारा फेल जब कर जाता है बिकॉज ऑफ दैट इज योर डैम फेल, फ्लड्स की वजह से हो रहा है, दैट इज योर ह्यूमन एंड प्रॉपर्टी रिलेटेड इफेक्ट, ठीक है। फिर फायर होना, स्ट्रक्चरल कोलैप्स होना, स्ट्रक्चर्स गिर रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। सो फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स कर रहे हैं, स्ट्रक्चर जो हमारी बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स कर रही है, फायर हो सकता है, डैम टूट सकता है फ्लड्स की वजह से, ठीक है, बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक। सो ये हमारे ह्यूमन एंड प्रॉपर्टी रिलेटेड इफेक्ट्स है, कैसे ह्यूमंस की प्रॉपर्टी या ह्यूमंस को ये हार्म कर रहा है। देन वी हैव गाइस सुनामी। नाउ सुनामी क्या है? सो गाइस सुनामी हमारा अकर्स इट्स एपिसेंटर इज अंडर ओशन। ओशन के अंदर अगर एपिसेंटर है, देखिए गाइस, अच्छा यहाँ पे अर्थ के अंदर, हमारे ओशन के अंदर पे अगर एपिसेंटर है, यहाँ पे अगर अर्थक्वेक आया तो सुनामी आ जाती है। रिक्वायर्स हाई मैग्नीट्यूड। सो गाइस सुनामी तब आती है जब हमारा हाई मैग्नीट्यूड, मतलब बहुत ज्यादा हाई मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हो। एपिसेंटर जो हमारा अर्थक्वेक है वो अंदर होना चाहिए, ओशन के अंदर होना चाहिए। तो हाई मैग्नीट्यूड जब होता है ना, बहुत ज्यादा होता है, तब सुनामी आती है। Waves generated by earthquake, not earthquake itself. So guys, earthquake भैया खुद से नहीं है, मतलब अब ये समझो कि जो waves है, सुनामी की जो waves है वो earthquake से जनरेट हो रही है, तभी हमारा सुनामी ऐसे पानी ज्यादा डिस्ट्रक्शन करता है। मतलब जो हमें सुनामी से डिस्ट्रक्शन हो रहा है सिर्फ earthquake से नहीं हो रहा। अभी समझो earthquake नीचे आया ओशन में, उसके वजह से, उसके waves की वजह से, मतलब अर्थक्वेक के अंदर जो हमारी सडन रिलीज होती है उसकी वजह से सुनामी आती है, उसकी वजह से पानी की जो वेव्स है वो आती है और डिस्ट्रक्शन कॉज करती है। इफेक्ट्स लास्ट सेकंड्स बट कैन बी हाईली डिस्ट्रक्टिव। सो गाइस सुनामी जो है लास्ट के सेकंड में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। हमें पता है ना, इंडियन ओशन में सुनामी है, मैं पढ़ा उसके बारे में, कई स्टडी भी देखी थी मैंने क्लास 8 9 एनसीईआरटी में। सो सुनामी जो है लास्ट सेकंड्स में आया, बहुत ज्यादा हाईली डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है, बहुत ज्यादा हमारा डिस्ट्रक्शन करती है। डैमेज इंक्रीजेस व्हेन मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर दैन 5। सो उसी बात है, अगर मैग्नीट्यूड बहुत बढ़ जाएगा तो डैमेज बहुत ज्यादा हो जाएगा। सुनामी मतलब पूरा डुबो के लेके जाती है भाई हर चीज, सब डिस्ट्रक्शन हो जाता है। सो रिक्टर स्केल पे जब मैग्नीट्यूड हमारा 5 से ज्यादा हो तो डैमेज बढ़ जाता है। सो दिस इज हाउ अर्थक्वेक अगर ओशन के अंदर आया हो तो भाई अर्थक्वेक्स में जो सेस्मिक वेव्स, अर्थक्वेक में जो हमारी वेव्स आई, जो सडन रिलीज ऑफ एनर्जी है, उसके वजह से हमारी पानी की जो वेव्स है वो अफेक्ट होती है और तभी हमारा सुनामी आता है। दिस इज सुनामी से भाई हमारे इफेक्ट, सुनामी भी एक इफेक्ट आप समझो कि अर्थक्वेक की वजह से हमारा सुनामी जो हमारा डिस्ट्रक्शन है, दैट इज व्हाई इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक मैंने ऐड किया है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो कि अर्थक्वेक हमें कैसे कैसे हार्म कर रहा है, इससे क्या इफेक्ट है, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक अकरेंस। तो गाइस अर्थक्वेक आता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, भाई कितनी बार आ रहा है, कहाँ कहाँ आ रहा है, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। ना अर्थक्वेक एक नेचुरल हज़ार है, ठीक है। हाई मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक्स कॉजेस सीवियर डैमेज। ऑब्वियसली बात है, अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो भाई डैमेज भी ज़्यादा होगा। नॉट ऑल रीजन्स एक्सपीरियंस मेजर अर्थक्वेक्स। ऐसा नहीं भाई हर जगह अर्थक्वेक आता है, मेजर रीजन्स पे, सारे रीजन्स में अर्थक्वेक्स यूजुअली नहीं आता है, ठीक है, कुछ कुछ जगह ही पे आता है। फ्रीक्वेंसी वेरीज बाय मैग्नीट्यूड। नाउ हाई मैग्नीट्यूड 8+ बहुत रेयर आता है, 1-2 साल में कभी, ठीक है। तो हाई मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक होता है, मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करता है, रेयरली ही आता है। मॉडरेट अर्थक्वेक्स जो है वो ओकेजनली अर्थक्वेक जो बेसिकली अकर करते हैं, कि जो थोड़े मतलब ज़्यादा मैग्नीट्यूड नहीं है पर हाँ बीच का मैग्नीट्यूड, आप समझो ये चीज़, वो ओकेजनली कभी कभी अकर करते हैं। और जो स्मॉल टाइनी अर्थक्वेक्स होते हैं अकर वेरी फ्रीक्वेंटली, ऑलमोस्ट एवरी मिनट, हमें पता नहीं चल रहा है, मुझे बहुत छोटे अर्थक्वेक्स होते हैं वो यूजली हर मिनट में होते ही रहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में तो हमें पता चलता नहीं। मॉडरेट अर्थक्वेक्स कभी कभी जो आते हैं, हल्के फुल्के अर्थक्वेक्स वो है, और हाई मैग्नीट्यूड वाले बहुत रेयरली ही यूजली आते हैं। Distribution of earthquakes is uneven across the globe. Higher frequency tectonically active regions. So guys, यहाँ पे tectonically active regions है, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे ऐसे active regions आप समझो जहाँ पे tectonic plate जो है ज़्यादा मूव कर सकते हैं, ऐसे एक्टिव रीजन्स में यूजली ज़्यादातर अर्थक्वेक्स आते हैं। वरना अर्थक्वेक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे अर्थ पे बहुत ही अनइवन है, ठीक है, कि हमें नहीं मालूम एग्जैक्टली अर्थक्वेक कहाँ ज़्यादा आएगा कहाँ कम आएगा, तो बहुत ही अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो यूजली अर्थक्वेक्स जो है हमारे रेयरली ही बहुत ज़्यादा बड़े बैंड आते हैं, नहीं तो मॉडरेट अर्थक्वेक्स कभी कभी आते हैं, और जो छोटे छोटे वो तो होते ही हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक अकरेंस, वे कितनी बार आता है, कहाँ कहाँ आता है, दिस इज हाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक अकरेंस हमने यहाँ पे समझा। चलिए आगे चलते हैं, आपके लिए एक और क्वेश्चन है, 2021 के यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है, आंसर जरूर लिखिएगा गाइस, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। व्हाई डू एस वेव्स नॉट ट्रैवल द अर्थ्स आउट। अगर आपने ध्यान से मेरा वीडियो सुना है और एस वेव्स को समझा है तो आप ये आंसर जरूर लिख लेंगे गाइस। एस वेव्स, ठीक है, एस वेव जो है हमारी क्यों ट्रैवल नहीं करती अर्थ के आउटर कोर पे? बिकॉज इट इज टू हॉट, बिकॉज इट इज सॉलिड, बिकॉज इट इज लिक्विड, बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर। इन चारों ऑप्शंस में से गाइस असली आंसर क्या है कि क्यों एस वेव्स हमारे अर्थ के आउटर कोर में जाके हमारी गायब हो जाती है? तो मैंने बताया था वहाँ पर ट्रैवल नहीं करती है, क्यों नहीं करती? एस वेव्स कहाँ ट्रैवल नहीं करती गाइस? चलिए बताइए, मैंने हिंदी बोल दिया है, जल्दी बताइए मेरा आंसर क्या होगा इसमें। 2021 के यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए मुझे आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा, खोलिए फटफट लिखिए, अच्छा इसलिए आंसर है, पक्का लिख लिया सबने? आंसर बताऊं? चले आंसर पे जाते गाइस, बिकॉज इट इज लिक्विड। आपको याद है एस वेव्स लिक्विड्स में ट्रैवल नहीं करती है और आउटर, इसलिए हम बता रहे हैं कि अच्छा वो लिक्विड होगा, बिकॉज इट इज लिक्विड। सी ऑप्शन इज द आंसर गाइस, एस वेव्स लिक्विड में ट्रैवल नहीं करती, सो ऑप्शन सी इज द आंसर। आई होप अपना आंसर अपना जरूर चेक किया मेरे साथ, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ वन। सो गाइस इतनी सारी इंफॉर्मेशन मैंने निकाली भाई अर्थ के इंटीरियर के बारे में, तो अब हम फाइनली जाते हैं कि अच्छा अर्थ का ऐसा स्ट्रक्चर होगा, अब हम उसके बारे में डिटेल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। क्रस्ट क्या है हमारा? आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ अर्थ। भाई जो सबसे ऊपर की जो सॉलिड लेयर है अर्थ की उसे हम क्रस्ट कहते हैं। ये ब्रिटल है इन नेचर। ब्रिटल मतलब आप समझिए कि चूरा हो सकता है, तो याद है केमिस्ट्री में ब्रिटल वर्ड में, ये तो ब्रिटल है ये नेचर। थिकनेस का क्या वेरिएशन है? कि थिकनेस हर जगह भी अलग अलग है यार। हम ओशनिक क्रस्ट के बारे में, मतलब ओशंस का जो क्रस्ट है, ये देखिए सबको यहाँ पे दिखा देगा कि मैंने यहाँ पे अपना आकर लेते हैं। ये देखिए ओशन के अंदर का जो हमारा क्रस्ट है वो हमारा थोड़ा थिन है, ठीक है, 5 किलोमीटर थिकनेस है उसकी। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो हमारा, ये देखिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल थोड़ा थिकर है, मोटा दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर थिकनेस है। थिकर इन मेजर माउंटेन रीजन। अगर माउंटेन रीजन में देखो ना गाइस, तो वहाँ पे ज्यादा थिकर होते हैं। देखिए माउंटेन रीजन से हमारे माउंटेन्स है, यहाँ पे हिमालयन रीजन 70 किलोमीटर जा रहा है। एग्जाम्पल 70 किलोमीटर है हिमालयन रीजन, तो भैया जहाँ पे हिमालयन रीजन, जहाँ पे माउंटेन रीजन, वहाँ पे जो थिकनेस है की बहुत ज्यादा है, ठीक है। फॉर्म्स द अपर मोस्ट पार्ट्स ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर। तो गाइस हम सबसे ऊपर से जा रहे हैं, सबसे ऊपर हमारा क्रस्ट है और उसकी थिकनेस जो है वो अलग अलग है। ओशन एक क्रस्ट थिन है, कॉन्टिनेंटल थोड़ा ज्यादा है, और माउंटेन में और भी ज्यादा है हमारा क्रस्ट का थिकनेस। सो द फर्स्ट लेयर ऑफ द फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट और हमारा स्ट्रक्चर सबसे पहली लेयर में आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। अब हम क्रस्ट के बाद जाएंगे। क्रस्ट की दूसरी लेयर क्या हमारी जाती है? सो गाइस मैंटल भी बहुत इंपॉर्टेंट लेयर, ठीक है। मैंटल लाइज बिलो द क्रस्ट। सबसे हमने ऊपर वाली लेयर के बारे में पढ़ा, आउटर मोस्ट लेयर क्रस्ट है, उसके नीचे हमारा मैंटल है, ठीक है। एक्सटेंड्स अप टू 2900 किलोमीटर डेप्थ, मतलब इतनी डेप्थ है, 2900 किलोमीटर डेप्थ तक हमारा एक्सटेंड करता है। Begins at Moho's discontinuity. गाइस Moho's discontinuity मतलब क्रस्ट और मैंटल की जो बाउंड्री है उसे हम Moho's discontinuity कहते हैं। देखिए वही लिखा हुआ है,
सो जहाँ पे क्रस्ट खत्म होता है हमारा मैंटल शुरू होता है, द बाउंड्री बिटवीन क्रस्ट एंड योर मैंटल, दैट इज नोन एज योर मोस्ट डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है, अपर मैंटल में गाइस एस्थेनोस्फीयर है। सो गाइस ये हमारी एक लेयर है जो हमारे अपर मैंटल में आती है। ठीक है, एस्थेनोस्फीयर जो हमारी एक्सटेंड करती है 400 किलोमीटर तक। ये देखिए, ये हमारी एस्थेनोस्फीयर है। हमें लिखा है अपर मैंटल सेमी फ्लूइड और वीक। तो ये हमारी जो लेयर है थोड़ी वीक है, सेमी फ्लूइड लेयर है। गाइस ये सेमी फ्लूइड लेयर है, इसमें थोड़ा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, हमारे फ्रेंड्स भी आएगा तो ध्यान से सुनेगा। एस्थेनोस्फीयर हमारे अपर मैंटल में एक लेयर है। ठीक है, जो 400 किलोमीटर तक जाती है और इसमें सेमी फ्लूइड मतलब ये हल्की सी फ्लूइड लेयर है। सोर्स ऑफ मैग्मा फॉर वोल्केनिक इरप्शन। सो गाइस यहीं से हमारा मैग्मा का सोर्स है। यही सब मैग्मा जो हमारा आता है वोल्केनिक इरप्शन के लिए इसका सोर्स है। ये देखिए मैग्मा सोर्स लिखा हुआ है। सो दिस इज योर एस्थेनोस्फीयर, यहाँ पे हमारा मैग्मा सोर्स है। तो थोड़ी सेमी फ्लूइड, इसलिए सेमी फ्लूइड है कि मैग्मा है। देन आता है हमारा लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है? क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट मैंटल। सो गाइस क्रस्ट भी और जो अपर मोस्ट मैंटल, देखिए ये दोनों पार्ट को हम क्या कह रहे हैं? हम लिथोस्फीयर कहते हैं। थिकनेस इसकी 10 से 200 किलोमीटर तक है और ये रिजिड आउटर लेयर है। जो नाम लिथोस्फीयर कहते हैं उसको लैंड कहते हैं। तो लिथोस्फीयर हमारा ऊपर का जो क्रस्ट है जो अपर मैंटल है गाइस, ठीक है, उसको मिलाकर मुझे लिथोस्फीयर कह रहे हैं। थिकनेस जैसे 10 से 200 किलोमीटर है और एक रिजिड आउटर लेयर। फिर आप बात करते हैं हम लोअर मैंटल के बारे में, और मैंटल में हम नीचे जा रहे हैं। ठीक है, तो लाइज बिलो एस्थेनोस्फीयर कंप्लीटली सॉलिड इन स्टेट। जो गाइस ये लोअर मैंटल है जो पूरा सॉलिड है स्टेट। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ गाइस। हमने मैंटल के बारे में पढ़ा, पहले हमने क्रस्ट के बारे में पढ़ा था कि अच्छा क्रस्ट इतना इतना है, इतना थिक है। उसके नीचे हम मैंटल में जा रहे हैं, तो अब क्रस्ट और अपर मोस्ट मैंटल जो साथ में लिथोस्फीयर बना रहे हैं। ठीक है, और फिर अपर मैंटल में हमारी एस्थेनोस्फीयर लेयर है जो इसमें सेमी फ्लूइड वीक लेयर है जहाँ पे सोर्स ऑफ मैग्मा है। और लोअर मैंटल में हम जाए, मतलब एस्थेनोस्फीयर के नीचे अगर हम जाते हैं, ये हमारा लोअर मैंटल का जो रीजन है वो पूरा हमारा सॉलिड स्टेट में है। सो दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ कि हमारा मैंटल में कैसे कैसे पार्टीशंस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं हम गाइस। एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए, मैंने स्लाइड मिस तो नहीं करनी। ठीक है, यहीं पे आ रहा हमारा प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो गया गाइस। यूपीएससी प्रीलिम्स 2011 में ये पूछा गया है, आंसर जरूर टाइप करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेट मूवमेंट? कौन सी लेयर है जो प्लेट के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है? लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर। अगर आपने ध्यान से सुना था, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आंसर लिखो गाइस, मैं बता रही हूँ। ना लिखो तो चिंता नहीं करना, मैं आज बताऊंगी, आपको समझ में आता है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अभी हमने जो इतना सारी लेयर्स के बारे में बात की, एस्थेनोस्फीयर, फर्स्ट लेयर, लेकिन ऐसी कौन सी लेयर होगी जो प्लेट मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है? दिमाग लगाएंगे तो स्टेट का अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ सकता हो। ठीक है, तो हिंट दे दिया मैंने ऑलमोस्ट। चलिए आंसर बताइए गाइस कमेंट सेक्शन के लिए और आंसर जरूर टाइप करिए। प्लेट मूवमेंट के लिए क्या कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल है? लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर एंड कोर। देखिए सबने पक्का टाइप कर रहे हो ना कमेंट सेक्शन। देखिए आगे बढ़ूं, चलिए आंसर पे जाते हैं गाइस। एस्थेनोस्फीयर, ये क्यों आपने पढ़ा था लिथोस्फीयर तो ये एकदम सॉलिड स्टेट में। ठीक है, रिजिड है। एस्थेनोस्फीयर हमने पढ़ा था ना कि सेमी मोल्टन स्टेट में, सेमी लिक्विड स्टेट में। भाई वो टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव करने के लिए अलाउ कर पाएंगे ना, जहाँ हल्का लिक्विड स्टेट, सेमी लिक्विड, सेमी फ्लूइड स्टेट में पढ़ा था, करेक्ट। तो वो हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो अलाउ करते टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव करने के लिए। बाकी जगह तो भाई एकदम सॉलिड स्टेट में ये मूव ही नहीं कर पाएंगे ज़्यादातर। तो एस्थेनोस्फीयर हमारे सेमी मोल्टन स्टेट में, सेमी फ्लूइड स्टेट में देखो हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव करने अलाउ करती है। इसलिए एस्थेनोस्फीयर इज द लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्लेट मूवमेंट गाइस। आई होप अपना दिमाग लगा, नहीं लगा तो चिंता निकालना, आंसर ये। ठीक है, समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट जाते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, दैट इज कोर। हम जा रहे हैं एकदम कोर में, नाम ही कोर है, एकदम अंदर चल गए। हमने क्रस्ट पढ़ा, मैंटल पढ़ा, हम एकदम जा रहे हैं कोर की तरफ। ठीक है, एकदम अंदर की तरफ। इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, एकदम अंदर अर्थ के अंदर हमारा इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है ये। आइडेंटिफाइड थ्रू स्टडी ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। याद है गाइस हमने कोर के बारे में कैसे समझा था? सेस्मिक वेव्स को पता करके। यस, कोर मैंटल बाउंड्री एट 900 किलोमीटर डेप्थ। सो गाइस कोर मैंटल बाउंड्री हमारी 900 किलोमीटर डेप्थ पे। आउटर कोर जो हमारा लिक्विड स्टेट में, ये कैसे पता चलता है साइंटिस्ट को? बिकॉज हमने वेव्स को पार्ट में पढ़ा था, क्योंकि एसिड लिक्विड में ट्रैवल नहीं करती है, तो हमें पता चलता है अच्छा आउटर कोर जो लिक्विड स्टेट में। और जो हमारा इनर कोर है वो हमारा सॉलिड स्टेट में, composed of heavy elements, mainly iron and nickel है हमारा यहाँ पे, जिसको हम लोग कॉल्ड नाइफ लेयर कहते हैं। ठीक है, प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर। गाइस अर्थ की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक नाइफ लेयर है, आयरन एंड निकल की बनी हुई है। जो हमारा आउटर कोर है वो लिक्विड स्टेट में है, और जो हमारा इनर कोर है वो हमारा सॉलिड स्टेट में है। सो सोचिए हमने सिस्मिक वेव्स के थ्रू पता किया कि अच्छा कोर में कैसी लेयर्स होंगी, सॉलिड है कि लिक्विड है। तो दिस इज हमने कोर के बारे में पता किया। सो हमने पढ़ा क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। कोर में आउटर कोर, इनर कोर, आउटर कोर लिक्विड में, इनर कोर सॉलिड में।
पढ़ लिया पूरा स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में गाइस। दिस इज योर होल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ जो आपको पता होना चाहिए। भाई हम अर्थ पे रह रहे हैं, पता तो होगी अर्थ के अंदर क्या है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है गाइस, 2017 के यूपीएससी प्रीलिम्स में आया है, सॉल्व जरूर करेगा, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द अर्थ्स इंटीरियर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया गाइस, जल्दी सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताया। द इनर कोर इज सॉलिड, द आउटर कोर इज लिक्विड, द मैंटल इज कंप्लीटली सॉलिड। भाई हमने पढ़ा है कि हमने तीनों स्ट्रक्चर में पढ़ा ना, क्रस्ट क्या होता है, मैंटल क्या होता है, कोर क्या होता है। चलिए इस आंसर मुझे बताइए। अगर आप मेरे वीडियो में एक्टिव है तो आप पक्का सॉल्व कर लो। 1 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 2 3। इन तीनों स्टेटमेंट्स में कौन से स्टेटमेंट अर्थ के इंटीरियर को लेके करेक्ट है, सही है। जल्दी से मुझे आंसर बताइए, मैं वेट कर रही हूँ। प्लीज कमेंट सेक्शन जरूर टाइप करें या भैया नोटबुक पेन लेके बैठो, ठीक है। एटलीस्ट सॉल्व करो। लिख लिया आंसर पे जाऊँ पक्का। चलिए द आंसर इज 1 and 2 ओनली। अभी हमने पढ़ा कि भैया हमारा इनर कोर सॉलिड है, आउटर कोर लिक्विड है। चलो ये तो सही है। द मैंटल इज कम्प्लीटली सॉलिड, ऐसा है कि नहीं गाइस, एब्सोल्यूट था वहाँ पे याद है, पर मैंटल है तो वहाँ पे तो अभी हमने पढ़ा, हमने इसका एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया कि भैया वो थोड़ी हमारी सेमी फ्लूइड स्टेट में है, तो मैंटल कम्प्लीटली सॉलिड तो नहीं है। therefore 1 and so only B ऑप्शन इज द आंसर। पहले के दो स्टेटमेंट्स ही करेक्ट है, वाला तो गलत ही गलत है। हमने उस पर भी एक क्वेश्चन भी लगाया कि अच्छा से में सभी लिक्विड स्टेट है, करेक्ट। सो ये हमारा बताता है कि मैंटल कम्प्लीटली सॉलिड नहीं है। therefore the last जो थर्ड पॉइंट इज, आई होप अपना आंसर जरूर सॉल्व किया होगा गाइस, और कमेंट सेक्शन में हम जरूर लिख रहे हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वोल्केनोस और वोल्केनिक मटेरियल्स के बारे में बात करते हैं। सो गाइस वोल्केनोस हम पूरी डिटेल में जाएंगे। हमने अर्थ से पढ़ लिया, ठीक है, हमने बहुत सारे से क्वेश्चंस लगा ले। अब हम जाते हैं हमारे वोल्केनोस के ऊपर। ये भाई वोल्केनोस क्या होते हैं, वोल्केनिक मटेरियल्स क्या क्या है। वोल्केनो क्या है, ओपनिंग वेयर ग्लास एश एंड मोल्टन मटेरियल, इसकी तुम्हें पता है कि एक ओपनिंग होती है जहाँ से गैसेस एश मोल्टन मटेरियल निकलता है अर्थ के अंदर, सो दैट इज योर वोल्केनोस, करेक्ट। मोल्टन रॉक इनसाइड अर्थ इज नोन एज मैग्मा। अर्थ के अंदर जो हमारा मोल्टन रॉक है जो बाहर आ रहा है लावा के फॉर्म में, वो हमारा मैग्मा है अंदर। When magma reaches surface called lava। भाई जब अंदर होता है तो मैग्मा कहते हैं, जब मैग्मा बाहर आ जाता है सर्फेस पे सब लावा कहते हैं। मटेरियल्स क्या क्या रिलीज होते हैं ड्यूरिंग इरप्शन, दैट इज लावा फ्लोस। इतना सारा जो लावा फ्लो कर रहा है, देखिए ये देखिए आपको दिख रहा है, ये लावा फ्लो कर रहा है, ठीक है। पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, गाइस पायरोक्लास्टिक डेब्रिस क्या होता है, बेसिकली जो जले हुए टुकड़े समझो, ठीक है, अंदर से जो ऐसे फूट के से जले हुए टुकड़े जो निकल रहे हैं ना बड़े बड़े, वैसे हम पायरोक्लास्टिक डेब्रिस कहते हैं। Volcanic bones, ठीक है, ash, dust, gases of nitrogen, sulfur, fluorine, hydrogen, argon। So gases निकल रही है, बहुत सारा ash, dust निकल रहा है, ठीक है। एक यहाँ सब दिखेगा पिक्चर्स में, मैंने आपके लिए बहुत अच्छी पिक्चर्स लगाई है, कैसे गैसेस निकल रही है, होता है करप्शन हो रहा है, ash, dust निकल रहा है, और ये हमारा एनवायरनमेंट से बाहर। So these are the materials released during eruption of an volcano, of a volcano। नेक्स्ट आता है एक्टिव वोल्केनो पे, करंटली इरप्टिंग और इरप्टेड इन रीसेंट पास्ट। तो भाई रीसेंट पास्ट में अभी भी इरप्ट हो रहा है वोल्केनो, उसे हम एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। वोल्केनो एक्टिव है, अभी भी उसमें हमारा जो मैग्मा है चला है वो निकल रहा है। सो दिस इज योर एक्टिव वोल्केनो। सो गाइस आई होप आपको वोल्केनोस और वोल्केनिक मटेरियल्स दोनों अच्छे से समझ आया, इन मटेरियल्स निकल रहे हैं, वोल्केनो क्या होता है, हाँ इसके बारे में पहले भी एनसीईआरटी से पढ़े हुए हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, सोर्स ऑफ मैग्मा एंड इंफॉर्मेशन। याद है हमने आज सेमेस्टर में पढ़ा था, तो लिखा था सोर्स ऑफ मैग्मा वही। सो मैग्मा कहाँ से आता है, फॉर्मेशन क्या है, उसके बारे में बात करते हैं गाइस। मैंटल लाइज बिलो क्रस्ट एंड हैज हायर डेंसिटी। हमें पता है मैंटल कहाँ लाई करता है भाई, क्रस्ट के नीचे। अभी हमने स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में पढ़ा था। कंटेन्स वीक, तभी हमने आज सेमेस्टर लेने के बारे में पढ़ा था, अपर मैंटल में आया था कि वो वीक है, एक सेमी फ्लूइड स्टेट में है। सो एस्थेनोस्फीयर यहाँ पे देखिए यहीं हमारा एस्थेनोस्फीयर में वीक जोन है, और यहीं पे हमारा मैग्मा ओरिजिन लाई करता है। सो मैग्मा ओरिजिनेट्स फ्रॉम एस्थेनोस्फीयर। मैग्मा कहाँ से आ रहा है भाई, एस्थेनोस्फीयर लेयर से, क्योंकि वो हमारी सेमी लिक्विड स्टेट में, सेमी फ्लूइड स्टेट में। सो वीक जोन यही हमारा सोर्स ऑफ मैग्मा, यही से हमारा मैग्मा ओरिजिनेट करता है, यही से निकलता है। मूव्स अपवर्ड थ्रू क्रैक्स इन क्रस्ट। तो भैया ये जो क्रस्ट में आपको क्रैक दिख रहा है ना, यहाँ से हमारा मैग्मा ऊपर की तरफ जाता है। रीचेस सरफेस ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन। भाई जो वोल्केनो हमारा इरप्ट करता है वो सरफेस पे रीच के रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। गाइस वोल्केनिक लैंडफॉर्म जो फॉर्म हो रहे हैं बाहर की तरफ, ठीक है, ये देखिए ये आपको दिख रहा है वोल्केनिक फॉर्मेशन जो फॉर्म हो रहे हैं बाहर की तरफ, भाई उसके रिस्पॉन्सिबल है क्या, हमारा वोल्केनो। So this is how मैग्मा का हमने सोर्स पता किया कि हमारा एसेंशियल लेयर में मैग्मा बाहर आता है, वोल्केनो इरप्शंस होते हैं और हमारा वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स क्रिएट होता है। चलिए आगे जाते हैं गाइस, अब हम जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वोल्केनोस। हमने टाइप वोल्केनोस में बात करी, सो वोल्केनोस के अलग अलग टाइप भी होते हैं, ठीक है, जैसे अर्थ के अलग टाइप हमने पढ़े थे, ऐसे ही वोल्केनोस के भी अलग अलग टाइप्स हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है हमारा शेल्ड वोल्केनोस।
सो गाइस शील्ड वोल्केनोस क्या होता है? ये लार्जेस्ट वोल्केनोस है, बहुत वोल्केनोस है ये। फॉर एग्जांपल हवाइन वोल्केनोस, ठीक है, मेड ऑफ बसाल्ट इज फ्लूइड लावा, जेंटल स्लोप से ज़्यादा स्टेप नहीं है ये, लो एक्सप्लोजिविटी है अनलेस वाटर एंटर्स। तो यहाँ की जो एक्सप्लोजन है, ठीक है, उसमें लो एक्सप्लोजिविटी है इसकी, लेकिन अगर पानी नहीं गुजरा, पानी देगा तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड कर सकता है। लो एक्सप्लोजिविटी है यहाँ की। लावा फाउंटेन्स, वेव फॉर्म्स, सिंडर मतलब ये देखिए, जब हमारा वोल्केनो से लावा बाहर आता है वो कहीं कहीं से कोन शेप वो बच जाता है, ठीक है। दिस इज आवर लावा फाउंटेन्स जो होते हैं हमारे, वो सिंडर को फॉर्म करते हैं। जो लावा फाउंटेन्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, जो लावा फाउंटेन्स हमारे फॉर्म हो रहे हैं, हमारे ऐसे कोन शेप में बनाते हैं, सिंडर कोन जैसे बनाते हैं। सो शेल वोल्केनोस जो हमारे सबसे बड़े वोल्केनोस है, एक्सप्लोजिविटी लो है, ठीक है, और हमारे लावा फाउंटेन्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो पूरा लावा निकलता है बाहर से, फाउंटेन बन जाता है और ऐसे कोन शेप फॉर्म, सिंडर कोन जैसा बनता है। Okay, so this is your shield volcanoes. This is that one type जिसे हम shield की बात करें। अब हम जा रहे हैं composite volcanoes में। So guys, composite volcanoes में देखिए यहाँ पे guys fluid lava है, ठीक है। सब समझो डिफरेंशिएट कैसे करें कि किस तरह का लावा होगा, किस तरह का क्या फॉर्म कर रहा है। अब composite volcanoes देखोगे तो यहाँ पे विस्कस थिक लावा लिखा हुआ, तभी अलग अलग volcanoes का डिफरेंशिएट किया, अच्छा ये अलग तरह का volcano है, ये अलग तरह का volcano। composite volcanoes में विस्कस और बहुत ही थिक लावा आपको देखने को मिलेगा, हाईली एक्सप्लोसिव इरप्शंस होते हैं, ठीक है। ये लावा, ऐश, पायरोक्लास्ट मटेरियल बहुत एकदम एक्सप्लोसिव तरीके से बाहर होता है सब कुछ। मटेरियल्स अक्यूमुलेट इन लेयर्स, पूरे लेयर में ही मटेरियल जब हमारे इकट्ठा होते हैं, क्रिएट स्टीप लेयर स्ट्रक्चर्स। तो पूरे लेयर्स में हमारे मटेरियल इकट्ठा हो रहा है, बहुत ज़्यादा एमिट करता है लावा, ऐश, पायरोक्लास्ट मटेरियल, और बहुत ही हाई एक्सप्लोसिव इरप्शन होता है वो कंपोजिट वोल्केनोस में। तो पूरा लेयर्स में इकट्ठा होकर एकदम स्टीप और लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाता है। ये हमारा कंपोजिट वोल्केनो। आई होप आपको समझ में आएगा इसकी शील्ड वोल्केनो क्या होता है और कॉम्पोजिट वोल्केनो क्या होता है, ठीक है। देखिए वो सब दिखेगा, मैंने सब पीछे से बता रहा, जेंटल स्लोप्स है, फ्लूइड लावा है, लावा फाउंटेन्स है, सिंडर कोन जैसा ये बना रहा है। कॉम्पोजिट वोल्केनो हमारा बहुत ज़्यादा विस्कस थिक लावा बनाता है और बहुत ही हाई एक्सप्लोसिव इरप्शन होता है। चलिए हम नेक्स्ट टाइप ऑफ वोल्केनोस पे जाते हैं। तब आता है हमारा कॉल्डेरा वोल्केनो। कॉल्डेरा वोल्केनोस क्या होते हैं? एक्सट्रीमली एक्सप्लोसिव इरप्शन, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली एक्सप्लोसिव होते हैं, ठीक है। वोल्केनो कोलैप्सेस आफ्टर इरप्शन। सो गाइस वोल्केनोस पूरा इरप्शन होने के बाद ऐसे कोलैप्स कर जाता है, ये देखिए, जैसे पूरा एक डिप्रेशन, उसी डिप्रेशन को हम कॉल्डेरा नाम से दिया गया है। सो फॉर्म्स लार्ज डिप्रेशंस और सेल कॉल्डेरास कहते हैं, इंडिकेट लार्ज शैलो मैग्मा चेंबर। ऐसे लार्ज ऐसे शैलो मैग्मा चेंबर है, जब ये इरप्ट होता है तो ये ऐसे कोलैप्स कर जाता है, तो ये पूरा एक ऐसा गड्ढा जैसा डिप्रेशन बन जाता है, जिसे हम कॉल्डेरास कहते हैं। देखो द नेम कम्स एज कॉल्डेरा वोल्केनोस। नेक्स्ट आता है हमारा फ्लड बासाल्ट प्रोविंस। ये हमारे एक तरीके का वोल्केनो है, इट्स वेरी फ्लूइड लावा फ्लो करता है, वो लार्ज एरिया, दूर दूर तक लार्ज एरिया तक हमारा फ्लूइड लावा फ्लो करता है, यहाँ पे covers thousands of square kilometer. Lava layers can be very thick. लावा की जो लेयर बहुत थिक हो सकती है, ठीक है, 50 मीटर से ज़्यादा। एग्जाम्पल डेक्कन ट्रैप एंड गाइस, इंडिया में आपको फ्लड बासाल्ट प्रोविंस देखने को मिलेंगे, लार्ज एरिया तक, दूर दूर तक लावा जो हमारा थिक लावा फ्लो करता है, ठीक है, जैसे डेक्कन ट्रैप्स हो गया इंडिया में, ठीक है। Then the last volcano that we have is your mid-ocean ridge volcano. So guys, mid-ocean ridge volcanoes कहते हैं ओशन के अंदर, ठीक है, जो रिज सिस्टम है उसका रिज सिस्टम आप समझो थोड़े उठे हुए ओशन के अंदर जो हमारा सर्फेस है वहाँ पे हमारा वोल्केनोस है। आपका इन ओशन बेसिस के अंदर वोल्केनोस है। ये फार अलोंग दी रिज सिस्टम ये देखी गई थी, जो आपको रॉक्स दिख रहे हैं, ये रिज दिख रहे हैं आपको, हल्के उठे उठे ऐसे सर्फेस में होंगे, तो ऐसे रिज सिस्टम्स बने हुए हैं जहाँ से हमारा वोल्केनो। फ्रीक्वेंट इरप्शंस एट रिज, सो ये रिज सेंटर्स में फ्रीक्वेंट हमारे इरप्शंस होते हैं। एंड मेजर सोर्स ऑफ ओशनिक क्रस्ट फॉर्मेशन, तो ओशन का जो क्रस्ट बन रहा है भाई वो इसी से बन रहा है। देखिए फ्रीक्वेंट इरप्शंस हो रहे हैं वोल्केनोस में, ठीक है, और हमारा मिड ओशन रिज में हो रहा है और ओशनिक क्रस्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। दिस इज नोन एज योर मिड ओशन रिज वोल्केनोस। सो गाइस हमने इतने सारे टाइप्स ऑफ वोल्केनो पर बात करी कि भाई शेल वोल्केनोस क्या होता है, कॉम्पोजिट। देखो आपने देखा होगा हर वोल्केनो अलग अलग तरीके के, कहीं पे थिक है, कहीं पे कम है, कहीं डिप्रेशन क्रिएट हो जा रहा है, कहीं ओशन के नीचे थे, फिर हमने वोल्केनोस के भी अलग अलग टाइप्स बनाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। गाइस वोल्केनिक लैंड, वोल्केनिक लैंड फॉर्म हो रहा है, ठीक है, वो भी अलग अलग है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। इंट्रूसिव फॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। Formed when magma cools inside Earth's crust. So guys जब magma Earth के crust के अंदर ही फॉर्म हो जाता है, अंदर ही में कूल कर जाता है, तो वहाँ पे लैंड फॉर्म हमारा एक फॉर्म हो रहा है। कूलिंग लोकेशन डिटरमाइंस रॉक टाइप। भाई जहाँ पे रॉक हमारा ठंडा हो रहा है उसकी वजह से हमारा रॉक टाइप जो है उसका नाम अलग हो जाता है। अगर सरफेस पे ठंडा हो रहा है, ठीक है, तो उसे हम वोल्केनिक रॉक्स कहते हैं। अगर क्रस्ट के अंदर ही है तो उसे हम प्लूटोनिक रॉक्स कहते हैं। देखिए गाइस ये आप डिफरेंस समझ रहे हो कि जब हमारे सरफेस पे है,
ठीक है, तो उसे वोल्केनिक रॉक्स कह दिया। लेकिन अगर क्रस्ट के अंदर ही हमारा जो हमारा मैग्मा वो कूल कर जाए और रॉक बन जाए तो उसे प्लूटोनिक रॉक्स कहते हैं। इंट्रूसिव फॉर्म्स मैग्मा सॉलिडिफाइज बिलो सर्फेस। इंट्रूसिव फॉर्म्स क्या हमारे वोल्केनिक के कि जब हमारा मैग्मा क्रस्ट के अंदर सर्फेस के अंदर ही सर्फेस के बिलो सॉलिडिफाई कर जाता है तो हम इंट्रूसिव फॉर्म्स मतलब अंदर की तरफ से इंट्रूसिव नाम रखा है। टेक डिफरेंट शेप्स डिपेंडिंग ऑन मूवमेंट एंड राइट, डिफरेंट शेप्स के होता है। बिकम विजिबल आफ्टर इरोजन रिमूव्स अपर लेयर। सो गाइस जो हमारी सरफेस लेयर है उसके नीचे जो थोड़े थोड़े बन रहे हैं ना हमारे, जब मैग्मा वहाँ पे सॉल्ट कर जाता है, ठंडा हो गया सॉलिडिफाई हो जाता है, तो हमारे इंट्रूसिव फॉर्म्स है वो वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स की। और जब इरोजन होता है ना, कभी ऊपर की लेयर उड़ जाती है, इरोड कर जाती है, तो मतलब समझो उखड़ जाती है ऊपर की जो लेयर है, तो विजिबल होते हैं हमें जो अलग अलग बने सरफेस के नीचे जो इंक्लूसिव फॉर्म्स हमारे हैं वो हमें विजिबल। दीज आर द वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स, कैसे सरफेस के ऊपर सरफेस के नीचे बन रहे हैं। चलिए अब हम मेजर इंक्लूसिव लैंडफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो हमारे वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स मेजर जो बन रहे हैं उसके बारे में बात करें। बात आता है हमारे बथोलिट्स। गाइस बथोलिट्स क्या है? लार्ज डोम शेप बॉडीज एट ग्रेट डेप्थ। देखिए गाइस मैंने बथोलिट का है, ये देखिए लार्ज डोम शेप बॉडी बनता है हमारा, ठीक है, एट ग्रेट डेप्थ। ग्रेनाइटिक कॉम्पोजिशन है, अपीयर आफ्टर इरोजन ऑफ ओवरलाइंग लेयर्स एंड रिप्रेजेंट कूल्ड मैग्मा चेंबर। सो गाइस हमारे इंट्रूसिव लैंडफॉर्म से बात आ रही, मतलब इंट्रूसिव मतलब जो हमारा अंदर है, अर्थ के अंदर इनसाइड देयर द नेम कम्स एज इंट्रूसिव। सो वोल्केनिक लैंडफॉर्म जो हमारा सबसे बड़ा था बथोलिट, सबसे बड़े लार्ज डोम शेप्ड बॉडीज होता है ग्रेट डेप्थ। देखिए आपको डोम शेप बॉडी दिख रहा है, ये पैथोलिट है, एकदम ऐसे डोम की तरह बनेगा, ठीक है, जैसा यहाँ दिख रहा है आपको। तो डोम शेड बॉडीज बाकी बहुत डेप्थ के अंदर, इसलिए इसका नाम इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है, अंदर की तरफ लैंडफॉर्म है। ऐसा फॉर्म होता है, एक ग्रैंड कॉम्पोजिशन है, ठीक है, ग्रेनाइट कॉम्पोजिशन, यहाँ पे ग्रेनाइट हो जाता है, ग्रैंड कॉम्पोजिशन है। और अपीयर आफ्टर इरोजन ऑफ ओवरलाइंग लेयर्स, ओवर की जब बहुत सारी ऊपर की जो लेयर्स इरोड कर जाती है तभी आपको दिखेगा, ठीक है। रिप्रेजेंट कोल्ड मैग्मा चेंबर्स, यहाँ पे कोल्ड मैग्मा चेंबर्स, जब मैग्मा ठंडा, तभी हम बात कर रहे हैं इसकी लैंडफॉर्म क्रिएट करा, मतलब जब मैग्मा ठंडा हो जाए, तो जब अर्थ की क्रस्ट के अंदर ही ठंडा हो जाए तो सब इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स कहते हैं, वोल्केनिक के जो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स है। फिर इसमें हमारा बथोलिट्स आता है कि कैसे कोल्ड मैग्मा चेंबर जो है एक डोम शेप बॉडी में एकदम अंदर डेप्थ है बन गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैकोलिट्स के बारे में। जो लैकोलिट्स है हमारा डोम शेप विद फ्लैट बेस है। ये देखिए गाइस लैकोलिट्स ये डोम शेप ही है, तो इसका बेस थोड़ा फ्लैट है। यहाँ पे एकदम डोम शेप है बथोलिट्स में, लेकिन लैकोलिट्स में क्या हो रहा है, डोम शेप पे फ्लैट बेस है। कनेक्टेड बाय पाइप लाइक कंडुइट एक्ट एज अ लोकल मैग्मा सोर्स। इसे पाइप की तरह कनेक्ट होता है ये, ठीक है, तो एकदम पाइप की तरह कनेक्टेड होता है ये, और लोकल मैग्मा सोर्स है। और ये भी डोम शेप है पर थोड़ा फ्लैट बेस में है। देयरफॉर हमारे टू इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स क्या है, पैथोलिट्स एंड लैकोलिट्स। पैथो थोड़ा लार्ज डोम शेप स्ट्रक्चर में है, लैकोलिट्स जो हमारा थोड़ा डोम शेप है, फ्लैट बेस और एक लोकल मैग्मा सोर्स। दीज आर द टू इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, और भी है, ठीक है। फिर हम आता है लास्ट हमारा मेजर इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स है, एक आता है हमारा लोकोलिट्स एंड पैथोलिट्स। गाइस लोकोलिट और पैथोलिट क्या होता है? लोकोलिट सॉसर शेप कॉनकेव में होता है। देखिए इसी लोकोलिट दिख रहा है आपको, कॉनकेव स्ट्रक्चर में दिख रहा है, करेक्ट। तो एक कॉनकेव ऐसे अपवर्ड की तरफ हमारा ऐसे सॉसर जैसा होता है लोकोलिट जो हमारा रिटन फॉर्म है। एंड द पैथोलिट इज वेवी फॉर्म इन, ये देखिए वो दिख रहा है ऐसे वेवी फॉर्म, ऐसे फोल्ड में पैथोलिट होता है। तो ये सब कई स्ट्रक्चर्स हैं लैंडफॉर्म से जो वोल्केनिक से बने हैं और ये इंट्रूसिव के अंदर है, ठीक है। एंटीक्लाइंस ऐसे इंक्लाइंस। सो गाइस फेकुलेट हमारा ऐसे फोल्ड जैसा होता है, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, मैंने सब मार्क रखा है। लोकोलिट हमारा ऐसे सॉसर शेप में से अपर की तरफ कॉनकेव स्ट्रक्चर जैसा होता है, कॉनकेव जैसा। Then we have sills, that is sheets. Horizontal intrusions, thin sheet या thin com sheets कहते हैं, जो thick है उसमें sills कहते हैं। देखिए आपको sill दिखेगा, sill हमारा ऐसे horizontal, देखिए आपको ऐसे horizontal में sills है, करेक्ट, हमारा ऐसे बनता है। जो पतले है उसे हम थिन जो है, ठीक है, थिन जो हमारे ऐसे बन रहा है उसे हम शीट कहते हैं। जो थे मोटे, देखिए आपको ये मोटा दिखेगा, ये हमारा सिल है। सो ऐसे सिल और शीट्स से नाम दिया गया है गाइस, कि ऐसे मोटे हॉरिजॉन्टल जो हमारे बने हुए इंट्रूजन होते हैं सिल, ठीक है, जो ऐसे पतले पतले होंगे यहाँ पे, तो सिल दैट इज थिन। आई होप आप पिक्चर देख के सब समझ में आ गया एग्जैक्टली कैसे। सो दीज आर द इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, दैट इज योर सिल्स एंड शीट्स। Then we have dikes, the last intrusive landform volcano में जो आता है हमारा vertical intrusions through cracks। ये देखिए ये जो आपको वर्टिकल लाइन दिख रही है ना, जिससे हमारे वर्टिकल इंट्रूजन जैसे वॉल लाइक जो है हमारे डाइक्स कहलाते हैं, ठीक है। फॉर्म्स वॉल लाइक स्ट्रक्चर, ये देखिए ऐसा बना हुआ है, ऐसा तो वर्टिकल ऐसा सीधा दिख रहा है ना आपको, डाइक से मैंने मार्क किया। दिस द फॉर्म वॉल लाइक स्ट्रक्चर्स है ये हमारे, एंड एक्ट एज फीडर्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस। सो गाइस यहीं से हमारा फीडर है ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस, ऐसे डाइक के थ्रू ऊपर की तरफ जाके हमारा वही वोल्केनो इरप्ट करता है,
ठीक है। आई होप आपको भाई सारे इंक्लूसिव लैंडफॉर्म समझ में आए हो। बैथोलिथ, लाखोलिथ कैसे डोम शेप है, डोम फ्लैट बेस है, यूक्लिथ लाखोलिथ और सॉसर शेप क्वांटिम में है, फोल्ड जैसा है, सिल्स हमारा से थिक थिन फोल्ड जैसे हॉरिजॉन्टल जैसा है, और डाइक हमारे जैसे वर्टिकल जैसे ऊपर से हमारा वोल्केनिक इरप्ट करता है। सो गाइस दीज आर द मेजर इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। आई होप आपको वोल्केनोस क्लियर हो, वोल्केनोस के टाइप्स क्लियर हो, और वोल्केनोस इंट्रूसिव अंदर की तरफ कैसे लैंडफॉर्म्स बना रहे हैं वो भी अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, चलिए गाइस इसी के साथ चैप्टर नंबर 3 अर्थ के इंटीरियर के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फिनिश होता है। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ आया और आपने ज़रूर ठीक है एनर्जी के साथ बैठे, आपको अच्छा लगा हो कि मेरे वीडियो में जो हमारे फिल्म के क्वेश्चंस थे, हमारे था थियरी था, आई होप आपको सबको पसंद आया। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, या फिर किसी को अगर यूएनसीईआरटी पढ़नी है या यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है तो उसको प्लीज़ वीडियो शेयर करें और खुद भी पढ़ाई करते रहें। ठीक है, चलिए हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइस।